हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर बिना उन्हें जज किए। और मैं ही नहीं, हम इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे पहले भी जो और व्यूअर्स हैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं या मेरे मुंह से उस कमेंट को सुन के उनके मन में कोई सोल्यूशन आता है तो वो भी एक दूसरे के कमेंट्स पे ही ऑब्वियसली राय देते हैं। कोशिश यही है कि मेरे एक्सपीरियंस से या फिर हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी 18-19 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सोच समझ और एक्सपीरियंस के हिसाब से हर जुड़ने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इन अ प्रैक्टिकल वे। छोटी सी कम्युनिटी बन गई है जो मुझे बहुत पसंद है। अब आज में मेरी कोशिश ये है, एपिसोड 233 जिसके जवाब देने के लिए बैठी हूँ। 76 क्वेश्चन है इसमें। अब सारे क्वेश्चन हैं या कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं या सिर्फ कुछ और बातें हैं, वो पढ़ने पे पता चलेगा। कोशिश करूंगी कि मैं उन सभी के संतोषजनक जवाब आपको दे पाऊँ। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। देखो, जैसे मैंने बताया 76 कमेंट्स हैं, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहले में दिल है, दूसरे में ट्राइपॉड का लिंक प्लीज, और इन्हीं का एक क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड का जो ट्राइपॉड है क्या वो स्टिचिंग के वीडियो शूट करने के लिए परफेक्ट होगा। प्लीज टेल मी, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ, थैंक्स दी। बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें जो है एक लाइट है जिसको आप टिल्ट कर सकते हो मल्टीपल ऑप्शन में, और साथ में उसमें डंडा लगा हुआ है जिसमें आप फोन मतलब ओवरहेड शूट आप आराम से कर सकते हो। तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए मैंने बड़ा ढूंढ ढांड के उसको ऐसे मंगाया था। ठीक है, उसका लिंक दे दूंगी मैं इसमें, आप अमेजोन से परचेज कर लेना। नेक्स्ट, बहुत बड़ा यार, 4-5 बार मतलब ऐसे ऐसे करने पे जा रहा है। फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, अगर समय से वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाय डियर लव यू। मेरी सास हर टाइम कोई भी घर आए या वो किसी से मिले हर टाइम खुद को परेशान ही बताती रहती है कि मैं पूरे दिन काम करती हूँ, एक काम को एक एक को गिनवाती रहती है, जिसमें झूठ भी बोलती है। मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, अंदर का सारा झाड़ू पोछा बच्चों का सब काम मैं करती हूँ, शाम के बर्तन सब्जी रोटी सब करती हूँ, बट मेरी सास का बफेलो का काम करती है। मैं कहूँ कि मैं कर दूंगी कुछ काम बफेलो का तो करने का भी मना कर देती है। मैं उनकी दूसरों के सामने बातें सुनकर मेंटली परेशान हो जाती हूँ, क्या करूँ प्लीज रिप्लाई दी। देखो, परेशान तब होना चाहिए जब जो आदमी कह रहा हो ना वो बिल्कुल भी कर ना रहा हो। अगर वो थोड़ा बहुत भी कर रही हैं और उसको फिर वो कह रही हैं तो फिर इट्स ओके कह के छोड़ना सीखो उस चीज को, ठीक है। इतना नहीं परेशान हो। और रही बात ये कि अगर हम सोचें कि वो बिल्कुल कुछ ना कहें और इस चक्कर में बफेलो का भी काम अगर आप अपने ऊपर लोगी ना तो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप सुनने की आदत डाल लो कि ये क्या कह रही हैं। और इससे पहले मैं हमेशा कहती हूँ ऐसी सिचुएशन में जो करके थोड़ा सा और गाती हैं माएँ, उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बजाय ये कहने के कि वो क्यों कह रही हैं या इनका कहना बंद करवाऊं, उसकी बजाय उनके कहने से पहले आप खुद तारीफ करना शुरू कर दिया करो कि माता जी तो बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते, एक्चुअली उनको वही चाहिए होता है और कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा है, इसलिए वो खुद अपना थोड़ा जितना करा है उतना और उसमें भी थोड़ा और इजाफा करके लोगों के सामने बताती हैं। तो आप उनकी बातों का बुरा मानने के बजाय खुद उनकी तारीफ करना स्टार्ट कर दो, तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप इरिटेट नहीं होगी और उनको तारीफ मिलेगी, तो शायद वो जितना कर रही हैं उससे भी और ज्यादा करने लगेंगे, अल्टीमेटली आपकी हेल्प ही होगी। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे फेस पर रिंकल और पिगमेंटेशन। मैं 30 इयर्स की हूँ, मेरी शादी हुई है अभी 6 मंथ पहले, ट्रीटमेंट ले लिया, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं टी पीती हूँ दिन में 10 कप, कैसे छोड़ूं प्लीज हेल्प। किसी को पता हो तो वो भी बता सकते हैं। मैंने कहीं नहीं सुना कि चाय पीने से सीधा कनेक्शन है पिगमेंटेशन का। पिगमेंटेशन तो अलग से जब आयरन की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है आपकी बॉडी में तब होती है ना। तो अब आपने कह रहे हो कि ट्रीटमेंट भी ले लिया, कहाँ का ट्रीटमेंट लिया है, मे बी डॉक्टर बदल लो। बाकी पिगमेंटेशन इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसका हम इंटरनली इलाज करें, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लें और वो खत्म ही ना हो। तो या तो आप इलाज जहाँ करा रही हैं वहाँ की दवाइयाँ कारगर नहीं है, या फिर आप इलाज करा रही हैं दवाइयाँ ले रही हैं लेकिन अगर कोई परहेज बता रहे हैं तो वो आप नहीं कर रहे हो। और 10 कप चाय, अगर मैं झाइयों से इसको अलग भी कर दूं ना तो भी 10 कप चाय शरीर के लिए सही नहीं है। तो कैसे कम करूं वाला मैंने सिंपल आपको बताया था, जो अदरक और नींबू की चाय बनती है ना। अदरक जरा सी उबाल ली, उसमें नींबू तो आधा निचोड़ दिया 1 कप में,
और आप मीठे के लिए चाय चीनी या शहद जो भी डालें वो आप अपने हिसाब से। वो चाय जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के दी थी, जब मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये था कि चाय छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल छोड़ दो या फिर 1 कप दे दो, तो वो चाय इतनी बढ़िया बनती है कि आपको लगेगा कि आपने नॉर्मल चाय पी ली, आपकी हुड़क भी मिट जाएगी और आपको वो पेट को नुकसान भी नहीं देगी। तो आप सर्च करके देख लेना जिंजर हनी टी कैसे बनती है, वो बिल्कुल आसान है, वो बना के पी सकते हो आप। नेक्स्ट मैम, मेरा कोई क्वेश्चन है, गांव में घर पर काम चल रहा है जिसमें मेरा हस्बैंड पैसा देने को बोल रहा है लेकिन मैं मना कर रही हूँ, जिसमें मेरी सास और हस्बैंड की बात हुई है कि मैं पैसा दूंगा लेकिन मैं मना कर रही हूँ, तो सच बोल रही है रक्षाबंधन पर घर आएंगी तो पैसे के लिए तमाशा करेंगी, वह घर ना आए तो ही अच्छा, या बातें बताएं मैम अब मैं घर जाऊं या ना जाऊं। जब से मेरी शादी हुई है मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती और मेरे हस्बैंड के सामने ही मुझे काफी उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते। मेरा मन नहीं होता सास से बात करने को और मेरी सास मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काती है। मुझे बताइए कि रक्षाबंधन पर मुझे घर जाना चाहिए या नहीं। सॉरी मेरा कमेंट ज्यादा लंबा हो गया। देखो ऐसा है, जो आपका और आपकी सास का चल रहा है मुझे सुन के समझ में आ रहा है वो एक दिन का नहीं है, इससे पहले भी हुआ था। अब आपने जो पैसा देने के लिए मना किया है, कहीं ना कहीं आप टेक्निकली बिल्कुल गलत नहीं है, और जब गलत नहीं है तो आप मुंह ना छुपाओ, ठीक है। अब वहां जाने के बाद वो तमाशा करें कुछ करें, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, लेकिन जाना अपनी तरफ से बंद मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड पर मेरे यही इल्जाम लगा रहे हैं, हमने तुम्हें 33 लाख दिया और जो कि दिए ही नहीं है, तो हम इसका क्या सोल्यूशन निकाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगाने दो फिर इल्जाम। अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है, देखो अगर या तो हो जाए पुलिस केस या कुछ और है, तब तो हमें साबित करने की जरूरत है कि नहीं माय लॉर्ड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर बात केवल रिश्तों की और परिवार के इधर उधर के जो लोग हैं उनके बीच में इमेज की है, अब कोई सामने से झूठ बोल रहा है, हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है, हमने लिए नहीं है वो पैसे, देन एक हद तक आप अपना क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करोगे, जब वो नहीं मान रहा तो कहने दो। कहाँ गए वो 33 लाख? जितने लोगों से आप मिलो आप भी बताओ कि भैया कुछ नहीं दिया, बिना मतलब की बात फैला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दीदी मेरे सास भी पति का खाना खुद बनाती थी, मेरे हस्बैंड का झुकाव भी उनकी तरफ है, पर रिजल्ट बहुत बुरा हुआ। मेरा अफेयर एक मेरे साथ वाले डॉक्टर से हुआ और मैं धीरे धीरे अलग हो गई डॉक्टर से। दीदी लोग हस्बैंड से क्लोज नहीं होने देते अपनी इनसिक्योरिटी के कारण। ये तो है ही, मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो कब होंगे, या तो आप अपनी शादी में खुश नहीं हो और दूसरा आदमी आपको जरा सा मीठा बोलेगा और आप फिसल जाओगे। आदमी यानी कि इंसान, ये आदमियों के साथ भी है औरतों के साथ भी है। और या फिर आपका जो पार्टनर है ना वो इतना अच्छा है, बिल्कुल भगवान का बंदा, कि वो आपकी चालबाजियों को समझ ही नहीं पा रहा और उसने आपको इतनी सी भी स्ट्रेस नहीं दे रखा। मैंने देखा ऐसे लोग भी शादी में इतने खुश हैं, इसलिए उनको लगता है कि भाई और जगह भी मुंह मारा जा सकता है, वहां पे भी इतना ही आनंद होगा। तो दोनों ही चीजें बेकार है, ना बहुत ज्यादा दुख देना अपने पार्टनर को और ना बहुत ज्यादा उसको इतना पैम्पर कर देना कि भाई वो कहीं बिल्कुल हमें हल्के में ही ना ले ले। तो ये होता है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करें, कोशिश अपने देखो ये करनी चाहिए। मुझे तो हमेशा लगता है अगर हमारा लाइफ पार्टनर खराब है या कुछ है, बजाय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के फिर हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, पहले उससे अलग हो तरीके से, तब दूसरे रिश्ते में पैर रखने की सोचो, तब आप टेक्निकली गलत नहीं होते। ये एक साथ दो चलाना ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है। नेक्स्ट, हाय मैम, मैंने आपको बताया था कि मेरे ससुर ने हमें बेदखल कर रखा है, आपने कहा था बैठकर बात करो, मैंने बात करी, वो खुल के बोल रहे हैं मैंने तुम 6 को मतलब मेरे जेठ जेठानी मुझे मेरे पति को सच में बेदखल कर रखा है, लेकिन चाहते हैं मैं सेवा करूं। मेरी शादी को 15 साल हो गए, इतने सालों में बहुत कुछ हुआ, मुझे गुस्सा नहीं नफरत हो गई है उनसे, मैं क्या करूं। और हस्बैंड बोलते हैं तुझे ही सेवा करनी है। मैम मैं चाह के भी उनसे बोल नहीं पा रही। और ससुर अपने पैसों का घमंड दिखाते हैं, बोलते हैं मत मैं पैसे देकर अपनी आरती उठवा लूंगा, उन्हें बहू नहीं सिर्फ काम वाली चाहिए। देखो ऐसे में आपके पति की गलती है, जब बिल्कुल बेदखल कर रखा है प्लस बात खाली पैसों की हो, तब भी हम सोचें कि चलो भाई हम संतान का तो धर्म निभाए, वो माँ बाप का नहीं निभा रहे, ऐंठ दिखा रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप बाध्य क्यों हो करने के लिए। अपने हस्बैंड को आप बोल सकती हो कि सीधे कि भाई एक होता है नॉर्मल बड़ा है, चलो हमें काम करना है, पैसे नहीं भी मिल रहे इट्स ओके, लेकिन एक है पैसे तो मिल ही नहीं रहे हैं, अगला हमारी बेइज्जतियां भी कर रहा है, तो हम क्यों करेंगे।
और फिर इतना पैसे का घमंड है कि मैं तो पैसे दे के करवा लूंगा, तो पैसे दे के नौकर रखे और करवाएं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मैंने अपने बेटे को वही बोला जो आपने कहा था, पर वो सिर्फ एक बात कहकर चुप हो गया कि आपको मुझसे दिक्कत है। तो मैंने बोला हाँ, मुझे तेरी कड़वी बोल और पढ़ाई ना करने से और जो बिहेव से दिक्कत है तो कम कर देगा। वो कुछ नहीं बोला, साइंस का स्टूडेंट है, 11वीं में नीट देने के लिए बोल रहा है, उसको बैच लेने के लिए भी बोला था मैंने 1 मंथ पहले। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पतिदेव का बीपी हाई रहता है, उसको कहते तो हैं पर मुझे भी आगे से बोलने के लिए कहते हैं। इतना टॉक्सिक माहौल है, बड़ा बेटा सीए कर रहा है, उसकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। ऐसे में प्लीज क्या करूं मैं, कोई समाधान है तो प्लीज बताएं, थैंक्स। देखो, ऐसे ही छोटी छोटी कन्वर्सेशन उससे करते रहो। ये स्थिति बड़ी नाजुक होती है, उसके मन में कहीं ना कहीं अपने भाई के साथ भी एक कंपटीशन होगा कि भाई मेरे से तुलना करी जा रही है, भले आप कर रहे नहीं कर रहे, बच्चे खुद भी सोचते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, पता नहीं वो क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा, पता नहीं वो क्यों चेंज हो रहा है, अभी आपको असली बात ही नहीं पता है। तो बात ये है कि फिर वही वाली बात आएगी कि आपका और आपके बच्चे का जो धागा है वो टूटे ना। छोटी छोटी सही ऐसी कन्वर्सेशन करते रहो, पॉजिटिव नोट पे करो, उसे डांटना या सलाह देना नहीं, जस्ट उससे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले लहजे में बात करो कि बेटा मैं परेशान सी हो तो जाती हूँ पर क्या ही करूँ, शायद तू भी परेशान है, क्या हल निकलेगा, बस थोड़ी सी चिंता तो रहती है बीइंग अ पेरेंट, बाकी तू खुद समझदार है। इस तरीके से करके उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास डालोगे ना, तो वो समझदारी नहीं भी दिखा रहा होगा तो दिखाने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मेरे पेरेंट्स, खास तौर से मेरी मम्मी और मेरा भाई, मुझे नीचा दिखाते हैं। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर मैं हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं। जब भी कभी मेरी ससुराल में आता है मेरा भाई तो हमेशा मुझे छोटा फील करवाता है, मम्मी उसे कुछ नहीं कहती। कभी बच्चों की बॉडी शेमिंग करते हैं, ये तो इतने कमजोर है, कभी मकान को, तुम तो इतने छोटे मकान में रहती हो, जबकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी खराब नहीं है, अच्छी खासी जॉब है मेरे हस्बैंड की और मैं भी वर्किंग हूँ ना। मैं कभी उनसे कोई हेल्प मांगती हूँ, फिर भी पता नहीं यहाँ आकर मुझे नीचा दिखाने में उन्हें क्या मजा आता है। मेरा उनसे कोई रिश्ता रखने का मन नहीं करता, मुझे क्या करना चाहिए? वे हमेशा खुद को सुपीरियर समझते हैं, क्या मैं गलत हूँ? और हाँ, हमारी शादी भी अरेंज मैरिज है। हाँ, तो भाई जो हर टाइम एक बंदा हमें कहीं ना कहीं, एक होता है ना एनर्जी ड्रेन वाला, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ कि ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई बंदा जो जब मिलता है उसकी बातों से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो अपना हित उसी में है कि आप उससे अलग हो जाएं। तो अब भाई है, सब कुछ है, ठीक है, तो आना जाना ये वो, जब आप उससे सीधे मुंह बात नहीं करेंगी ना, नॉर्मल जितनी करती हैं उससे थोड़ी सी कम कर देंगी, तो अपने आप धीरे धीरे वो उन चीजों को या तो कम करेगा या आना कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि ये आप उस पर ना जैसा भी अभी रिएक्शन देती थी उस रिएक्शन को चेंज कर दो। अगर आप नॉर्मल रहती थी, थोड़ा सा मुंह बनाना शुरू कर दो। अगर आप हाँ हाँ करके चाहे खिसियानी सी थी, हंसी हंसती थी, तो वो बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। और उसके बाद ना, मतलब एक फनी सा भी डायलॉग है कि मैं आपके विचारों से अवगत हूँ, कृपया पुनरावृत्ति ना करें, है ना, कि भाई तू अपने महल का राजा होगा, हम अपने महल की रानी हैं, तेरे को इतना छोटा लग रहा है तो तू बाहर सड़क पर बैठ के बात कर ले। तुझे मेरे बच्चे कमजोर लग रहे हैं तो लाके, जब तेरे बच्चे होंगे मैं देख लूंगी कि कितनी उनमें तू हवा भरेगा। एक आध बार बोल भी सकती हो, भाई है, ठीक है ना। अब वो कहेगा कि तू तो किलस गई, ये है वो है, तो वो चीज ना थोड़ी सी और बढ़ जाती है। इसकी वजह यही है कि आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर पहले से ज्यादा थोड़ा सा रूड कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कम होएगा। और मम्मी से आप सीधे कह सकती हैं कि या तो इसे बात करने की तमीज सिखा दो, नहीं तो इसे वहीं रखो, क्योंकि तुमसे तो कुछ कहा जा नहीं रहा। मैं कहूंगी अपने ससुराल में तो लग जाएगा बुरा। नेक्स्ट, मैं अपने आप अपने सास से कब अलग रहने लगी? आई मीन आपकी डॉटर जब कितने साल की थी, दोनों जब आप सेपरेट रहने लगे, वो फुल टाइम मेड रखी थी? देखो, मेरी लड़कियां थी, मतलब फुल टाइम मेड तो मैंने रखी थी शुरू से। 6 महीने की मेरी मैटरनिटी लीव थी, उसके बाद से मेड रखी रही, और वो रही है लगभग जब मेरे बेटियां 3 साल की हो गई थी, क्योंकि वो उसके बाद बच्चों का बिल्कुल ना के बराबर देख रही थी। जो सामने वाला घर है, आपने देखा, मैं शादी वगैरह में गई हूँ उनके, वो भाभी और उनकी बेटी, वो बहुत ज्यादा मेरे बच्चों को प्यार करती थी। तो मेरे बच्चों का ये हो गया था कि पूरा पूरा दिन वो वहीं रह लगे, जब तक मैं नहीं हूँ, मम्मी नहीं है, तो वो वहीं पे रहती थी। तो कहीं ना कहीं फिर मेड की जरूरत जो है ना, वो ना के बराबर लगने लगी कि भाई बच्चों की वजह से लगा रखा है,
करिए कुछ रही नहीं, सिर्फ जो घर का काम है उनमें सहारा लगा रही है। उनमें हम सास बहुओं को सही बताऊं तो जरूरत नहीं थी। हमें मेन ये था कि जब मैं नहीं हूं तो एक जना बच्चों को अच्छे से संभाल ले और दूसरा घर का काम कर ले, इस तरीके से था। तो जब लगा कि इसके बिना भी काम चल सकता है, हमने 3 साढ़े 3 साल की जब मेरी बेटियां थी तो फिर वो मेड हटा दी। और उसके बाद जब मैं अलग हुई हूँ तो मेरी लड़कियां थी 4 साल की। तो फिर हम 1 साल तो वहीं रहे लगभग, जब तक कि हमारा मकान बना तब भी हम वहीं थे। तो उसके बाद ये था कि मैंने काम सारा अलग करना शुरू कर दिया था अपना। पर मेरे बच्चे ऐसा, अगर मैं नहीं हूँ, स्कूल से आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड आ जाते थे। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड 10-15 मिनट लेट हो गए ऑफिस से आने में इनके टाइम तक, तो भी मम्मी थी तो वो देख लेती थी। मतलब हमारे यहाँ ये नहीं है कि मेरे ससुराल में कि हम अलग हो गए तो रिश्ते तार तार हो गए, गंद बक रहे हैं एक दूसरे को, या फिर किसी की परेशानी भी हो गई तो खड़े नहीं हो रहे, ऐसे नहीं होता। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो तुरंत मतलब ये था कि मम्मी आ गई थी, भले बोलचाल है नहीं है या हमारे रिश्ते कैसे भी चल रहे हैं, पर हारी बीमारी में, दुख में फिर हमें सोचना नहीं पड़ता ना। अब वो जब पापा एडमिट होते हैं तो तुरंत मेरे हस्बैंड भी गए थे दिल्ली में, रात वहीं रुक के आए थे। तो ऐसा है नहीं है, मतलब इस मामले में मुझे प्राउड है अपनी फैमिली का कि मतभेद हैं, विचारों के हैं, एक तो वो बड़ों तक रहेंगे, एक सीमा तक रहेंगे, गरिमा बिल्कुल नहीं तोड़ी जाती रिश्तों की। और बच्चों पे हमने उस चीज की छाया भी नहीं पड़ने दी। चारों बच्चों में अभी भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है और सबका, बड़ों का हमेशा सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के बीच में वो चीज आ जाए कि वो भी अपने चाचा को या वो अपने ताऊ को ताई को कुछ उल्टा सीधा बोले, नहीं, है ना। तो ये है हिसाब किताब कि भाई अलग रहने के बाद मैंने मेड जो है वो ऐसे कभी नहीं रखी कि ना मैं हूं ना मेरे हस्बैंड है और मेड है, सब हैं देखने वाले। भाभी मेरे घर वालों से भी ज्यादा एक टाइम पे ध्यान रखती थी, वो, उनकी बेटी, इधर मम्मी, साथ में मेड रहती थी, फिर मैं आती थी। अब आपका क्वेश्चन है कि फुल टाइम रखा तो उसे कैसे ट्रस्ट करें, आई मीन सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या करा था, तो बस उसकी आईडी लेके रख ली थी। और उससे पहले वो एक आध जगह काम करती थी, उन लोगों से हमारी बातचीत हो गई थी, इतनी सिक्योरिटी बस हमने रखी थी। अच्छा, सिक्योरिटी का इशू ज्यादा इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारा घर वही है ना, इधर उधर भी परिवार के घर थे। हमारा तो जो परिवार था ही था, हमारे बराबर के भी इधर भी 2 घर इधर भी 2 घर, सब रिश्तेदारों के ही हैं, हमारे परिवार के ही। तो हमारे बक्खल कहना कभी ऐसे खाली ही नहीं रहती कि कोई किसी को कुछ हो जाए और हमें पता ही ना चले। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे जो लिया है, ये प्लॉट छोटा था, इससे मुझे कम से कम, मतलब मैं चाहती थी कि 150 गज का मकान बने, लेकिन इसी वजह से हम यहाँ हैं क्योंकि यहाँ पे पुनीत की फैमिली है ना। तो एक परिवार का घर अगर आपके पास हो तो काफी आपको सपोर्ट सिस्टम आपको बना रहता है। बाकी पास पड़ोसी बना तो लेते ही हैं सबसे टर्म्स, लेकिन जो परिवार की बात होती है वो नहीं आती कहीं और। तो अकेले में तो भाई मुश्किल तो है ही, देखो ट्रस्ट करना। ऐसे में आपका कोई ना कोई पड़ोसी या आपकी मम्मी या आपके पति की मम्मी, कोई ना कोई आपको चाहिए होता है जो काम ना करे, लेकिन एटलीस्ट उस मेड को ये पता रहता है कि इसके घर का कोई है। अगला है, नमस्ते दी, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी 7 साल की, बेटा 5 साल का। जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी तब उसके चाचा ने उसको शराब पिला दी थी, मतलब एक घूंटी उसने पी। मैंने ऑब्जेक्शन किया तो मुझे ही गलत ठहराया गया कि क्या हो गया, बच्चे को खांसी जुकाम में दे देते हैं, पर उस टाइम उसको कोई खांसी जुकाम नहीं था, वो तो आदतन पीता था और उसको भी पिला दी। अब कुछ दिनों पहले फिर मेरे बेटे को उसके ताऊ ने, फूफा ने पिला दी। मैंने विरोध किया तो मेरे ससुर जेठ सब उल्टा मुझसे लड़ाई करने लगे, मुझे ही गलत साबित करने लगे कि हम तेरे बच्चे पूरा दिन रखते हैं और उनका हरवा करते हैं प्यार। हस्बैंड से बोलूं तो वो कहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, ससुराल के सब लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। एक्चुअली वो खुद गलत हैं और आपका वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, आपका बोलना बिल्कुल जायज था। ठहरा रहे हैं, ठहरा लेने दो, लेकिन ऐसा भगवान ना करे पर दोबारा हो, दोबारा विरोध करना। और अपने बच्चों को मतलब उन्हें भी समझाओ कि कुछ भी कहें नहीं, गंदी चीज है। नेक्स्ट, और एक बात कहनी थी कि जब मेरी जरूरत के वक्त ससुराल वाले नहीं आए मदद करने, तो अब मुझे मन नहीं करता कि मैं उन लोगों का कुछ करूं। उन्होंने ऐसे टाइम पर, जबकि मेरा 6 मंथ का बेबी है, बड़े बच्चों को स्कूल पढ़ाई सब मैनेज करना होता है, उसमें मेरी ननंद को भेज दिया है। उसको कुछ बोल नहीं सकते क्या, क्योंकि सबको लगता है उसका डिप्रेशन रिलैप्स ना हो जाए। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हस्बैंड का कहना है शादी नहीं हो पाई उसकी तो मुझे ही हमेशा देखना होगा, जबकि मेरे 2 देवर और हैं बट उनकी अभी शादी नहीं हुई है। ये किसी और का क्वेश्चन है, इनमें नहीं जोड़ना। ये जिस बच्चे को शराब पिला दी
अब इनका देखो ऐसा है, ये आपके हस्बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि शायद उनकी शादी हो गई है और वो जिम्मेदार फील कर रहे हैं कि मुझे ही देखना है। लेकिन कल को देवर देवर जो दो बच्चे हैं उनकी भी शादी होएगी और वो शुरू से ही फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आप जो है फंस गए और आप फंसे अपने हस्बैंड की वजह से। तो उनको यही कहना है कि भाई ठीक है, अभी घर में कोई करने वाला नहीं है, मेरी वजह से ये हो रहा है कि हमें ही देखना, वो बात अलग है, लेकिन ये सारी जिंदगी का मैं ही करूंगी। इसकी वजह ये है कि भैया जिसका होता है, अब पूरी पागल भी नहीं है जो उसको पागल खाने भेज दिया जाए, है ना। तो अब डिप्रेशन रिलैप्स ना हो जाए, ये सुन के कब तक आदमी, मतलब बहुत मुश्किल है उनको बोलो कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। या फिर ये करो कि भाई तुमने डिसीजन लिया मुझे ही देखना, तो इससे रिलेटेड जितने भी सर्कमस्टेंसेज होंगे वो तुम खुद हैंडल करो। अपनी बहन के लिए एक परमानेंट केयर टेकर रखो, वो उसका ध्यान रखेगी, मैं अपने बच्चे पालूं, घर संभालूं, या मैं इसकी माँ बनूं। क्योंकि देखो कोई भी जिम्मेदारी हो, अब किसी किसी के अपने बच्चे ही ऐसे हो जाते हैं कि, जैसे कल भी एक क्वेश्चन था, अगर वो है तो उसमें भी आदमी कुछ सालों बाद पछताने लगता है। और अगर वो जिम्मेदारी हमारी खुद के लिए भी ना हो, गले पड़ी हो, तो वो 4 दिन निभानी मुश्किल। ऐसे में जो श्रवण कुमार बनते हैं या फिर जिनको चाहिए कि भाई मैं सेवा करूंगा, मैं ही देखूंगा, तो फिर उनको उस मैं को लिटरली लेना चाहिए कि मैं मतलब तुम, मेरे को मत फंसाओ साथ में। जीवन साथी होने का मतलब ये थोड़े ही है भाई कि तुम उल्टा सीधा जो भी डिसीजन ले लोगे उसके साथ हम हाँ तो कर सकते हैं कि ठीक है अच्छा रख लो। ये थोड़ी है कि तुमने हाँ भरी सारी जिंदगी खट रहे हैं हम, ये भी तो बात है। तो फिर उसमें क्या होता है कि तुमने हाँ भर दी, हम जो हो रहा नहीं, कल को पता लगा बहन को निभाने के चक्कर में पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हुए पड़े। तो उससे बेटर ये है कि आप इतनी जिम्मेदारी उठाने की अगर आपको लग रही है कि मैं उठाऊंगा, तो इसके लिए स्पेशल केयर टेकर रखो, ठीक है, जो इसका ध्यान रखे। कभी वो छुट्टी पे होगी, एक आध दिन का मैं देख लूंगी, ये परमानेंट सारी जिंदगी का पॉसिबल नहीं है मेरे लिए करना, अगर मैं चाहूँ तो भी। बिल्कुल आराम से कहना, बिना लड़े बिना झगड़े, ठीक है। नेक्स्ट, मैं प्रेग्नेंट हूँ, परसों शाम को खाना नहीं बना पाई, हस्बैंड का ऑफिस टाइम 7:30 से 8:30, 7:30 आना जाना मिलाकर। परसों नाश्ता चाय दिया तो बोले कुछ हल्का खा लूंगा, मैं सब्जी काट कर रखी थी, ना आटा भी गूंथा, उनको बोला बना दो सब्जी, बाद में चिल्लाने लगी कि घर आओ खाना मिलता नहीं, मैं ऑनलाइन मंगा देता, तेरी शक्ल देखने घर आता हूँ। जब भी आता हूँ मुंह बनाकर बैठी रहती है, गुस्से में डोर ओपन करती है, बेटी भी वैसे ही करने लगी है। अब रात को 9 बजे मैंने सब्जी तुरंत बना दी, 9:20 तक तो भड़क गए, मैं फेंक दूंगा खाना ये वो बोलकर बाहर वाले रूम में सोने। मस्त नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी, ड्राई फ्रूट्स खाए, मैं बहुत मनाया तो अंदर आए नहीं। अगले दिन मैंने नाश्ता चाय दी, अब मेरा बात करने का मन नहीं है और वो एटीट्यूड दे रहे हैं, और मेरी ये दिक्कत है 7:30 से रात को लेट होता है, एसएमएस करते नहीं तो गुस्सा आता है, फिर मैं गुस्से में डोर ओपन करती हूँ, लेट क्यों हुआ चिल्ला कर पूछती हूँ। खाना खाना करके ही दिक्कत है, मेरे हस्बैंड जब मेरी डिलीवरी होगी उस दिन भी बोलेंगे खाना बना पाएगी या बाहर से खा लो। होता है किसी किसी को खाने के पीछे ही राड़ करनी होती है, ऐसा लगता है ऐसे लोगों को देख के जैसे वो जीने के लिए नहीं खा रहे, खाने के लिए ही जी रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर बेचारी पत्नी को भी कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप खाना किसी दिन नहीं बना पाए तो ब्लिंकिट वगैरह से जब वो आए ना उस टाइम पे मंगा के रख लिया करो कि भाई खाना है, ठीक है। और दूसरी चीज कि लेट आ रहे हैं तो आप गुस्से में पूछ रही हो, एक बात होती है देखो, अगर हमारे गुस्से से चीजें सुधर रही हैं तो गुस्सा ठीक है, लेकिन हमारे गुस्से से चीजें बदल भी नहीं रही, ना वो टाइम पे आना शुरू कर रहे, उल्टा और चीजें खराब हो रही है, तो फिर ऐसे को कहने से बात खराब ही होगी, ठीक है ना। आप टोकना छोड़ दो, तभी सब कुछ ठीक होगा। और खाने का मैंने आपको बता दिया कि अगर खाना उनके लिए इतना जरूरी है तो खाने का इंतजाम रखो, बाकी चीजें कुछ हो ना हो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी बेटी 6 साल की है, एक दिन यूट्यूब पे उसने किसेस वाली वीडियो देख ली, फिर वो उनको सर्च करने देखने लगी, एक लड़का एक लड़की चुम्मा चाटी ऐसे बोल के सर्च करने लगी। मैंने जब देखा तो यूट्यूब अपने मोबाइल से रिमूव कर दिया, तो फिर अपनी चाची के मोबाइल में देखने लगी, उसकी चाची ने भी उसको डांटा तो फिर मेरे ससुर जी के मोबाइल में देखने लगी। जब मुझे पता चला तो मैंने उसको बहुत डांट लगाई, उसके डैडी ने भी उसको समझाया, तो अब वो नहीं देखती क्योंकि अपने डैडी से बहुत डरती है, लेकिन दीदी फिर भी मुझे डर है कहीं बाद में ये किसी और के मोबाइल में फिर से न देखे।
हम हस्बैंड वाइफ भी बहुत केयरफुल रहते हैं बच्चों के सामने। मैं कभी उससे उस टॉपिक पे पूछती हूँ कुछ तो बोलती है कि मम्मा मैं अब नहीं देखते, अब मैं सुधर गई हूँ, प्लीज मैम बताएं मैं क्या करूँ। विश्वास करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो बच्चे ने एक बार देख लिया, अब वो आगे देखे ना देखे, उसके दिमाग में जो छप गया वो आप इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो हम लोगों ने ना इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बचपन में ऐसा कुछ देख लिया एक्सीडेंशियली या जो कुछ भी है, क्यूरियोसिटी वाइज उसने और सर्च कर लिया, लेकिन ये जानने के बाद बच्चा हमारा गलत रास्ते पर ही जाएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसा आपको याद हो ओ माई गॉड पार्ट 2 में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, इसके ऊपर ही वो पूरी पिक्चर है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसको एक ऐसे मानते हैं टैबू की तरह, तो बच्चों को बताते तो कुछ है नहीं, तो वो फिर उनको कहीं पे अगर कुछ दिख जाता है तो फिर वो क्यूरियोसिटी वाइज देखना शुरू कर देते हैं। अब फोन इतनी खतरनाक चीज है इस मामले में, है ना। अगर चाइल्ड वाला आपने ले रखा हो कुछ है तब तो वो करेगा फिल्टर, अब उसे क्या पता कि बटन मम्मी दबा रही है या बच्ची दबा रही है ना। तो भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि जो छोटा बच्चा है उसके हाथ में अगर फोन है तो उसे अलग नहीं बैठने देना। 6 साल की लड़की है आपकी, अगर वो फोन चलाती है तो मेक श्योर कि वो आपको स्क्रीन उसकी नजर आती रहे, बस आप इतना कर पाई तो काफी हद तक अपने बच्चे को बचा लेंगे। वो फोन भी चलाएगा, एंजॉय भी करेगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या। ठीक है, और इतना मत स्ट्रेस लो, सिवाय उस पर विश्वास करने के आप उस पर और कुछ कर नहीं सकते, बस ऐसे ही उसे बीच बीच में चेक करते रहो। नेक्स्ट, हेलो मैम मैं वही हूँ जिसके पति भाई को घर नहीं आने देते, 3 साल हो गए उस बात को, लेकिन हस्बैंड का गुस्सा शांत नहीं हुआ, मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मुझे ही गलत कहते हैं। तेरे घर वाले तेरे पति की इज्जत नहीं करते और तुम उनका साथ देती हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब से शादी हुई है मेरे घर वाले उनसे बात करने के लिए तरसते हैं, खासकर मेरी मम्मी किसी से बात नहीं करते। वो मेरा भाई फौज में है, वो छुट्टी आया तो मेरी मम्मी ने फोन किया कि हम आना चाहते हैं, मेरी सास ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे कहती है उन्हें आना तो पहले मैं अपनी बेटी दामाद और दूसरे बेटे को बुलाऊंगी, साथ में जिन्होंने रिश्ता किया उन्हें भी, अगर उन्हें मंजूर है तो ठीक है। मेरे घर वाले वो भी मान गए, जबकि उन्हें पता था वहां हमारी सिर्फ बेइज्जती होगी सबके सामने, क्योंकि अगर उन्होंने किसी बात का जवाब दिया तो ये लोग फिर से नई कोई ना कोई बात निकाल लेंगे और बैठ जाएंगे बुरा मानकर। जब मेरे घर वालों ने कहा ठीक है बता दो कब आएंगे, तो इन्होंने फिर से मना कर दिया ये बोलकर कि जब तेरा जीजा आएगा, छुट्टी आएगा तब बात होगी, क्योंकि वो भी रिश्ता कराने में शामिल थे। दीदी भाई और जीजा एक साथ मुश्किल ही होंगे, क्योंकि दोनों अपने हिसाब से छुट्टी लेते हैं, ये सब ये जानबूझकर कर रहे हैं, बस बात को लटका कर रखना चाहते हैं। मैं इनसे कैसे डील करूं, प्लीज रिप्लाई। देखो अगर आपका भाई घर नहीं आता ना तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आप वहां पर अपना जाओ, मिलो, त्योहार करो, जो करना है करो। रही बात ये कि तेरे घर वाले पति की इज्जत नहीं करते, तू रखती है, तो कहना देखो ये ना सोच का फर्क है। आपको लग रहा है कि आपकी इज्जत नहीं करते, अगर सच में ऐसा होता तो मैं भी उनसे ना रखती, लेकिन मुझे पता है कि वो आपकी इज्जत करते हैं, कहीं ना कहीं गलतफहमी हो रही है। तो जब तक वो गलतफहमी दूर नहीं होती आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ, मैं अपना चलाती रहूंगी। कोई तो दिन ऐसा होगा जब आपकी गलतफहमी दूर होगी। पता है आपको कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात को सच मान रही हो आप, ये प्रिटेंड करके अपने हिसाब से अपना रिश्ता चलाती रहो। कब तक टालेंगे, किसी दिन तो होगा, और यही बोलो जो मैंने बोला है। नेक्स्ट, दीदी को समझो, नहीं तो ये बात थी कि उन्होंने हमेशा कही थी बच्चों का खाता खोलने के लिए, तो खाता खुलवाने के लिए 4,000 दिए, फिर फर्म करें हमने खाते में जमा कराने के भी 33 लाख दिए जो कि नहीं दिए थे, और मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते, सब मतलब पूरे डिपेंडेंट अपने माँ बाप पर हैं, तो अब हमें खर्चा पानी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम करें, हम तुम्हें पैसे दिए तो पहले वो लौटा दो, तो हम कहाँ से लौटाएं। खेती करते हैं 2-3 साल से, धान नहीं हो रहे हैं, इस सीधे बस गेहूं गेहूं होते हैं, गेहूं के ही पैसे सारे ससुर को जाते हैं, जो इनकम होती है वह भी सारा ससुर देते हैं, और जो भी खर्चा होता है वह भी सारा ससुर देते हैं, तो अब देने से मना कर रहे हैं। तो आप अपना अलग काम देखो। अब आपके हस्बैंड या आप, अगर साझे वाली में वो सारा पैसा वो ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले दो फिर हम तुम्हें और देंगे, तो यहाँ पे आपकी कहना चाहिए रोटी पानी खत्म हो गया। अब अपना अगला काम देखें, अगर खेती का ही काम करना है तो किसी दूसरे के खेत में
बटाई पे काम करें, मजदूरी करें, जो भी है, ताकि 4 पैसे भी मिलेंगे, लेकिन वो आपके अपने होंगे। तो उनके 33 लाख जब आपने लिए नहीं तो चुकाना क्या, लेकिन अपना खर्चा तो निकालोगे। तो अब साझे में काम करना बंद करना है, पहला काम ये होएगा आपके, मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए काम के साथ ईयरबड्स लगा के म्यूजिक सुनो, मैजिक होगा। एग्री, होता है, बढ़िया। नेक्स्ट, दी मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, स्टार्टिंग के 7-8 साल बहुत टॉक्सिक थे, अलग रहने लग गई, तब पता नहीं मेरा पति मेरी सास के घर से आते ही बिना बात का रिवॉल्वर निकाल लेता था, कभी कुछ और कि आज तुम्हें मार दूंगा, मतलब सब कुछ बहुत बुरा। और ये सब मेरी बच्चों ने भी देखा है, आज सब ठीक है, पर मैं ये भूल नहीं पा रही। वो सब मेरे सामने अच्छे बनते हैं, पर मुझे गुस्सा आता है अपने ऊपर कि इन्होंने इतना किया, मैंने क्यों बर्दाश्त किया। मेरे ससुर बहुत बार मुझे बाजारू बाजारू बोल चुके हैं, मुझे नफरत है उस आदमी से। प्रॉब्लम यह है कि मैं स्टेटस पर कभी हस्बैंड के बारे में कुछ लगाती हूँ तो लगता है सब बोलेंगे जैसे हमें पता नहीं वो कैसा है। बहनों के सामने वह उसकी तारीफ नहीं कर पाती या कुछ बोल पाती कि वो बोलेंगी तेरी वहां कोई इज्जत नहीं। क्या करना चाहिए मुझे इससे बाहर आने के लिए? देखो, ये स्टेटस नहीं लगा पाना या बहनों के सामने तारीफ नहीं कर पा रहे, ये कोई इतने बड़े इशू नहीं है कि हम स्टेटस लगाएंगे या हम किसी के सामने तारीफ करेंगे तो ही कुछ होगा। जो जैसा है काफी हद तक लोगों को पता होता है। और दूसरी चीज, लोग अच्छी बातें भूल जाते हैं, बुरी बातें याद रखते हैं। तो कभी आपने ही जब अपनी यहाँ की बताई होंगी कि वो कैसे कैसे करते हैं, तो वो चीजें याद रह जाती हैं इंसान को, है ना। अब आप कभी कहेंगी ना अच्छा है, तो उसको आपको लगातार जब आप कई साल कहती रहोगे अच्छा अच्छा अच्छा, तब लोगों को लगेगा कि हाँ पहले सब गड़बड़ था, लेकिन अभी काफी सॉर्टेड हो गया सब कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जो पति है, अगर अभी वो सही चल रहा है, पहले जो हो गया हो गया, अगर आप अपने पास्ट में अटकी रहेंगी तो कैसे तो आप अपना प्रेजेंट ठीक कर पाओगी, और आगे फ्यूचर में भी फिर यही रहेगा। इस मकड़ जाल का एक ही रास्ता है कि जो हो गया अपने आप से बोल के देखो कि क्या उसको सोचने से आप उसको बार बार जो उस टाइम आपको दुख हुआ उसी का रिपीट टेलीकास्ट नहीं कर रही हो। मतलब करंटली इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप बार बार उस चीज को याद करके सेम दुख दोबारा झेल रही हो। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसको आप कितनी बार भी रिपीट पे चलाएं, ना तो आप बैक में जाके उसको बदल सकती हैं, और ना वो अभी फ्यूचर में होने वाला है, ना अब हो रहा है। तो फिलहाल जो अब है, एक बार अपने आप को आंख खोल के देखो कि फिलहाल क्या सिचुएशन है। पास्ट में देखो जितना भी बुरा हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से अगर हमारा अब सही हो गया, मैं मानती हूँ भूलना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करो उससे ओवरकम होने की, और अब क्या अच्छा हो सकता है वो सोचने की। नेक्स्ट, मैंने पहले भी आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, पर प्रॉब्लम बहुत सारी है तो एक बार में बताते नहीं बन पाता, इसलिए मैं भी शांत नहीं हो पाती। मन, मेरा पति मुझसे बहुत चिढ़ गया है, मुझसे नफरत करते हैं, और ये बात वो खुद ही मुझसे बोलते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, मैं क्या करूं। जिनका भी जीने का भी मन नहीं करता, पर 2 बच्चे हैं इसलिए जी रही हूँ, पर हमारी वजह से बच्चों पर निगेटिव असर पड़ रहा है, तो लगता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हस्बैंड से कई बार बात करके देख ली, पिछला जो भी प्रॉब्लम है उसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, पर वो मानते ही नहीं। अब हार चुकी हूँ। देखो, आपके प्रश्न में एक लाइन आती है ऐसे हर प्रश्न में कि मैं मरना चाहती हूँ पर मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को ना लिटरली लेने की जरूरत है। अगर मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ, मेरा पति से मेरा कनेक्शन खत्म हो चुका, इतना मैं त्रस्त हो चुकी कि मेरा अपनी जान लेने को मन कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों को देख रही हूँ और मैं उनकी वजह से जी रही हूँ, इस चीज को अगर आप सीरियसली बोल रही हैं, सीरियसली ले रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको खुशी या दुख करने के लिए बच्चों की ही जरूरत है? आप अपने पति से अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हो, इसीलिए तो परेशान हो रही हो। अगर आप इस घर में ये सोच के रह रही हो कि मैं बच्चों के लिए ही जिंदा हूँ, घर में क्या आप दुनिया में ही बच्चों के लिए रह रही हो, तो फिर अपना तन मन धन बच्चों में ही लगा दो, वहां से आपको रिजल्ट भी मिलेगा, है ना। और दूसरी तरफ जब हम एनर्जी देना बंद कर देंगे एक नेगेटिव चीज की तरफ, तो वहां की तरफ से हमारे ऊपर असर होना हो जाएगा बंद। तो ऐसे सोच लो कि आपका पति है ही नहीं आपकी लाइफ में, सिर्फ आप हो और आपके बच्चे हैं, तो आप कैसे जीती? मानती हूँ कि मुश्किल होता है, औरों के हैप्पी फैमिली देखते हैं तो लगता है कि यार हमारा ही पति ऐसा क्यों है, बट फैक्ट इज कि है ऐसा। तो अब हमें करना क्या है? खाली बैठे बैठे अगर हम रोते रहे तो उससे बदल कुछ रहा नहीं। तो ठीक है, तू नहीं बदल रहा, ठीक है,
बिना पति के हम कैसे जिएंगे अपने बच्चों के साथ? खर्चा पानी चल ही रहा है, जो भी है, नफरत कर रहा है कर ले भाई। जब कोई रीजन ही नहीं है तो हम किस चीज को सही करें? या फिर कुछ बैक में हुआ है, हम उसकी माफी मांग रहे हैं, दोबारा स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं, सामने वाला राजी ही नहीं है, तो क्या करें? फिर यही होता है कि ठीक है, टेक योर टाइम, होते रहो गुस्सा, जो भी है। हम जी रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं, बच्चों के साथ ही लगे रहो। करके तो देखो ये चीज, कि ये मान के चलो कि मेरा पति है ही नहीं, बस मुझे उसका काम करके देना है, दैट्स इट। मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। फिर देखो, काफी हद तक शांति हो जाएगी दिमाग में। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं, मेरा एक बेटा है 7 साल का, मुझे सब बोल रहे हैं दूसरा बेबी करो, पर मैं पता नहीं कुछ डर से नहीं करना चाहती, पर डरती भी हूँ, कहीं बेटे को कुछ हो गया बाद में लोग डरा देते हैं। घर में भी सासू माँ ननद है, किचकिच करते हैं, वो चाहते हैं जैसा बोले मैं वही करूँ, मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ना सिखा दे, क्या करूँ मैं? देखो ये सारी चीजें मुझे लगती हैं बेकार की। बेटे को कुछ हो ना जाए, ये गारंटी है कि अगर 2 बच्चे होंगे 3 बच्चे होंगे तो आपका वो बच्चे पूरा बुढ़ापे तक रहेंगे, और जो एक है वो नहीं रहेगा। ये सब विधि का विधान है जो पहले से लिखा हुआ है। अगर हमारे बच्चों के बिना हमारा बुढ़ापा लिखा है, कोई अनहोनी होनी लिखी है, तो वो एक के साथ भी होगी तो 4 के साथ भी होगी। ठीक है, तो इन चीजों में मत पड़ो। सिंपल सी चीज है, अगर आपको लगता है दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हो, पाल सकते हो, लग रहा है होना चाहिए दूसरा, आपको लग रहा है, तो करो। लेकिन क्या इसे कुछ हो जाएगा, या फिर ये चाह रहे हैं इसलिए मैं करूं, ये सब चीजें करके कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी वजह है बच्चे को जन्म देने के लिए। किसी जान को आप दुनिया में ला रहे हो तो सोच समझ के लाओ, ये सोच के कि भाई आगे तक के लिए हमें उसका देखना है सब कुछ। कर पाओ तो करो, नहीं कर पाओ तो लेट इट बी, कहने दो फिर जिसको जो कोई कह रहा है। बच्चे के लिहाज से लेकिन होता है, जो सिंगल चाइल्ड रहता है, अब एक भाई बहन अगर साथ में होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो है कि उनकी आपस की बातें हो जाती हैं थोड़ी सी, चाहे वो लड़ाई झगड़ा ही कर रहे हो। लेकिन एक होता है ना कि माँ बाप से अलग कोई है, तो वो ठीक है। पर अगेन ऐसा नहीं है कि जो अकेले हैं उनके साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप अपना मन टटोलो कि एग्जैक्टली आपको करना है तो करो। अगर पाल सकते हो और जन्म दे सकते हो, बस ये 2 क्राइटेरिया अपने चेक करो, तीसरे की तरफ ध्यान मत दो। नेक्स्ट, हेलो दी कैसे हो आप? मेरा आपसे एक सवाल है, मेरी दादी सास जो बिस्तर पर है उनके डायपर लगते हैं, मैं उनके डायपर लगाती हूँ और वो कुछ कुछ टाइम बाद उनको खोल देती है, नीचे ही शुशु कर देती है। जब मैं उनको बोलती हूँ कि डायपर क्यों उतारा तो वो झूठ बोल देती है, मेरा कुछ पता नहीं क्या लिखा। मैं उनको समझकर समझाकर थक चुकी हूँ, मेरा मेंटल पीस खोने लगा है, मैं क्या करूँ जो अपना डायपर ना खोले और रूम में से बदबू भी आती है। उनको यही बोलो कि मैं ना साफ करना बंद कर दूंगी अगर आप यही करोगी तो। अगर इसमें नहीं, इस तरीके की हरकतें बंद करोगी तो मैं साफ करना बंद कर दूंगी, फिर मैं 24 घंटे में एक बार क्लीन करूंगी, बदबू में पड़ी रहोगी, चाहे कोई मुझे गाली दे चाहे कुछ करे। है ना, कि छोटे बच्चों की तरह आपको लग रहा है बस अजीब इसमें करना, लेकिन जब करने लगोगी आदत हो जाएगी। फिर भी करें तो एग्जैक्टली कहना चाहिए 24 घंटे तो ज्यादा है, लेकिन जितनी जल्दी आप करती होंगी ना, थोड़ी देर रुक के ही जाना, उनको समझ में आए कि भाई ये कर सकती है ये चीज। लेकिन ऐसे टाइम के भैया जो करती है ना, सल्यूट है। कितना भी संयम वाला आदमी हो उसकी बर्दाश्त पार हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है और सामने से देखने वाला क्या कहता है, आय हाय हाय बेचारे लाचार को ऐसा कर रहा है। वो नहीं देखते लाचार वो नहीं है, लाचार वो है जो कर रहा है, उसकी बैंड बज जाती है ऐसे बूढ़े का सब कुछ करने में। है ना, तो या तो भाई फुल टाइम उसके लिए केयर टेकर हो, ऐसा आदमी तब पार लगता है, क्योंकि केयर टेकर का काम ही यही है। लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारियां और उसके साथ वो, कहना आसान है, अगर कोई कहे भी उल्टा सीधा तो थोड़ा सा मन पक्का रखना, सीधा यही बोला करो भैया तू आके कर ले, तब बताइए हमें, मुझे जो समझ में आ रहा है सही तरीका मैं वो कर रही हूँ। तो ये तो नहीं कि उन्हें कटु शब्द बोलो, या कई देर वीडियो में दिखाते हैं कि मारना पीटना शुरू कर दिया, देखो उतनी हैवानियत पे तो नहीं, लेकिन हाँ उनको ये जरूर कह सकती हो, और उसके बाद अगर आप तुरंत करती थी तो 2-1 घंटा निकाल दो, उसके बाद करो। कहो यही कि मैं करूंगी नहीं साफ, अगर ऐसे करोगी तो क्या पता असर हो जाए। नेक्स्ट, हर कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता, मेंबर्स वाले कर लोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
कहाँ प्रॉब्लम बताएंगे और देखेंगे। देखो यहाँ पर ये तो चलता ही रहेगा ना ऐसे ही, लेकिन सपोज करो अभी आते हैं 76 80 क्वेश्चन ये वो, तो मैं पढ़ लेती हूँ, 1.5 2 पौने 2 घंटे की भी वीडियो बन जाती है। अब सपोज करो इसमें अगर कल को 200 300 या लिव लाइफ इजी पे जैसे आते हैं कमेंट्स वैसे आने लगे, तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? इसलिए मेंबरशिप वाला वो डाला है, ताकि जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है वो कर लें बात। इतना बड़ा उसमें अमाउंट नहीं होता कि बहुत बड़ी बात है कुछ है, तो वो इसलिए डाला। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अभी जब तक मुझसे हो पाएगा मैं एक एक पढ़ूंगी ही। पर कुछ लोगों के लिए मैंने इसलिए रखा है वो, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि मुझे आपसे यहाँ पे बात नहीं करनी है, मुझे पर्सनल चैट करनी है, या मैं यहाँ नहीं बता सकती, ऐसी कुछ बात है। उनके लिए वो सही रहेगा मेंबरशिप वाला। नेक्स्ट, आपकी बेटियां आपके वीडियोस देखती हैं, आपके हस्बैंड के कुकिंग वीडियोस शुरू होने से आपके घर में तो मस्त रोज शाही मेन्यू होता होगा। है ही। अच्छा अच्छा चीजें पहले से थोड़ी सी ज्यादा बनाते, तो वो पहले भी थे, अभी नियम से अलग अलग चीजें बना रहे हैं। नेक्स्ट, हाय दी, मैं वही हूँ जो 1 मंथ देवरानी जेठानी अपने ससुर को खाना देती है। मैंने ससुर को खाना दिया, कोई दिक्कत नहीं दी, लेकिन जब उसकी बारी आई तब जेठानी छोड़कर रात को 10:30 बजे खाना देती है। बर्तन पटकना, उल्टा बोलना, ससुर बहुत परेशान हो गए हैं जेठानी से, जबकि 5,000 देते हैं हर मंथ जो खाना देता है, बट मुझे बोलता है मेरे से तू 10,000 ले ले और लाइफ टाइम खाना पीना दे दी। मैं क्या करूं? मेरी भी 7 साल की और 15 महीने की बेटी है, ऊपर से मैं ई-कॉमर्स का घर से ही काम करती हूँ, मुझ पर बहुत बर्डन है। क्या जेठानी ऐसा करके अपना कर्म खराब कर रही है? क्या बिल्कुल कर रही है। और ससुर को भी चाहिए 5,000 में तो खाना बनाने वाली भी शायद मिल जाएगी। इतना एहसान ले ही क्यों रहे हैं वो किसी का भी? या आपके यहाँ पे कह दें कि पैसे दे रहा हूँ तू मेड लगा ले, लेकिन मेरे खाने का इंतजाम देख ले, तब सही है। आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, या फिर और ऊपर के कामों के लिए सारे के लिए मेड लगा लो, खाना आप कर लो, कर सकते हो। ये परेशान होके ही उन्होंने बोला होगा, लेकिन वो जेठानी भी नमूनी है, एक आदमी के खाने के पीछे इतनी तमाशे। नेक्स्ट, मैम मेरी सास मेरे साथ मेरी बहनों में भी कमी निकालती है। निकालने दो, सास का तो देखो काम होता है कमी निकालना। अब हमारी मर्जी होती है कि हम उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लें, उस कमी को सुन के उस कमी को सुधार लें, अपने आप में बड़ा वो कर लें चेंज, या फिर बिल्कुल ही हमें कोई फर्क ना पड़े, हम मोटी चमड़ी वाले हो जाएं। 10 9 का वो हिसाब रख लो कि 10 बार बोल रही है, 9 बार तुमने सुन के टाल दिया, एक आध बार जवाब पकड़ा दो, उससे ही फर्क पड़ जाता है। तो ये तो हर घर में एक बैठा ही है मामला, और हर एक का पैटर्न अलग है। तो ये जैसे कहते हैं ना, हर बच्चा अलग है, उसे पढ़ाने का तरीका अलग है, यही सेम सास का और पति का है। लेकिन कुछ कुछ कमियां, कुछ कुछ पैटर्न एक से होते हैं, वहां पर आप फॉलो कर सकते हो जनरल रूल, कि भाई कभी लगा सुन के टाल दिया, कभी लगा अनसुना कर दिया, कभी लगा जवाब देने का मन है आज जवाब दे दिया, ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट, मैम मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है। गवर्नमेंट मेल पूरा घर चला सकता है, प्रॉपर्टी भी बढ़ा सकता है, हम लेडीज क्यों नहीं कर पाती ये काम? हमारी सैलरी तो कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, ससुराल, पीहर में ही लग जाती है। ऐसा नहीं होता, मैंने जोड़ लिया सब। लेकिन बात यह है, हम ये सोच रहे हैं हमारे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी में लग रही हैं, पतियों के खर्चे नहीं होते, उनकी तो सारी सैलरी घर में चली जाती है। जिनकी होम मेकर वाइफ है, अगर बीवी नहीं कमा रही तो वो नहीं करते सब कुछ। बात ये होती है कि हम सोच ही नहीं पा रहे कि हम प्रॉपर्टी जोड़ें, हम मकान लें, हमें लगता है ये आदमियों का काम है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना पाती, वो केवल सोचती ही नहीं कि हमें बनाना है इसलिए नहीं बना पाती, नहीं तो सब बन जाए। पतियों से ज्यादा जोड़ दें हम, क्योंकि हमें घर खर्च नहीं चलाना। नेक्स्ट, पेरेंटिंग टिप्स, बच्चों को पालने में किन बातों का ध्यान रखें, बॉय और गर्ल दोनों को? देखो, पेरेंटिंग कोई ये 1 मिनट की वो नहीं है, हर बच्चा अलग होता है। आप कितने भी पेरेंटिंग टिप लेके चलेंगे, फिर भी आप जब अपने बच्चे को पालेंगे, वो जिस एज से निकल के जाएगा, आप अगली किसी माँ को उस एज के टिप दे रही होंगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो पेरेंटिंग मुझे लगता है एक ऐसी चीज है जो आप कुछ सलाह से सीखते हो, बाकी आप करते करते सीखते हो, ताकि आपका बच्चा किस चीज से निकला सही निकला। फिर भी जैसे जैसे हर एज की बच्चे की आती हैं ना इश्यूज या चैलेंजेस,
तो कोई समझदार माएँ आपके सर्कल में होंगी तो वो बता सकती हैं कि भाई मेरा बच्चा भी ऐसे करता था तो ये करा था मैंने। कई बार वो सलाहें काम कर जाती। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं ये बताऊं पेरेंटिंग में ये बातों का ध्यान रखो और आप एकदम से उसको कहीं लिख के और अप्लाई कर दें। हर बच्चा अलग होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात पता है क्या है पेरेंटिंग, अगर मैं उसमें कहूँ कि मेरी कैसी, जैसा हमारे माँ बाप ने हमें पाला, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी से खुश हो, जैसे भी आप हो, तो जस्ट अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ पर चेक दो। ये मत देखो कि मेरे पड़ोस के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके माँ बाप उन्हें कैसे पाल रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी से खुश हैं, इसका मतलब आपके माँ बाप ने आपको सही पाला है। सेम आप अपने बच्चे को पालो, फिर देखो क्या होता है। मैं तो यही कर रही हूँ। नेक्स्ट, मायके और ससुराल दोनों में कैसे एडजस्ट करें जब दोनों जगह माहौल टॉक्सिक हो। दोनों जगह तेल और पानी वाला हिसाब रख लो कि मिलना सबसे है, कनेक्शन किसी से नहीं है। फाइनेंस मैनेजमेंट कहाँ से सीखें? सिंपल 50-30-20। 100 रुपए कमाती हो तो 50 रुपए अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे जो सर्वाइवल की चीज़ें हैं, है ना, खाना, मकान और आपका बिल्स, बच्चों की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें जो सर्वाइवल है, या जॉब पे जा रहे हो तो आने जाने का ईंधन खर्चा जो भी है, ये सब आपका 50% में निपट जाना चाहिए। 30% होते हैं जो आप चाहें तो करें, चाहें तो छोड़ भी दें, इस तरीके के खर्चे। और 20% पहले ही निकाल लो, 20 रुपए पहले निकाल लो, उसको इन्वेस्ट करो फ्यूचर के लिए, ऐसी जगह जहाँ वो बढ़े, खाली रखा ना रहे। सिंपल सा ये है 50-30-20। इस तरीके से चलोगे, जहां पर भी आप अब हो, आने वाले 5-7 सालों में उससे एक दर्जा ऊपर हो जाओगे, मजबूती आ जाएगी। नेक्स्ट, मैम अपने घर संभालना कहाँ से सीखा? क्योंकि हम फर्स्ट वर्किंग वूमन हो फैमिली में, तो ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। सब लोग ताना देते रहते हैं, मैंने तो सारा यूट्यूब से ही सीखा है। पर्सनली बताऊं तो एक ही महिला थी, रियल लाइफ रियल होम, वो अमेरिका में या कनाडा में कहीं रहती थी, विदेश में, और वहां पर वो अपना सारा घर का काम बिना मेड के करती थी। 2 बच्चे थे उनके, उनको देख के मैंने घर चलाना सीखा, घर का काम के मल्टीटास्किंग करते हुए काफी हद तक मुझे किचन में उनसे हेल्प मिली। ठीक है, और बाकी कहीं ना कहीं मेहनत जो ऊपर के काम किया, ये मैं अपने घर से लेके आई थी, कि हमने शादी से पहले भी खूब करा है, बस किचन में हाथ टाइट था, क्योंकि सही बताएं तो हमारे घर में इतना राशन ही नहीं होता था, इतना रहेज का गुना चुना मेन्यू था, गिनी चुनी चीजें थी, वही बन गई, वही खा ली, वही छुट्टी। तो यहाँ पे आके सब कुछ है भगवान की दया से। किचन में मेरा हाथ टाइट था बस, बाकी ऊपर के काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन किचन को मैंने कहीं ना कहीं और घर संभालना उनसे सीखा। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे लिव लाइफ इजी वाले व्लॉग से उनको एक आइडिया मिल जाता है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, मैम अगर पास्ट में रिश्ता खराब हुआ हो, प्रेजेंट में ठीक है पर पास्ट में चीट भी किया हो, और खुद ये बात बताइए, अब रिश्ता ठीक है पर मन खराब हो गया है, मूड स्विंग्स होते हैं बार बार, तो फ्यूचर के लिए भी डाउटफुल लगे तो क्या करें? वैसे वो चीट कर चुका हो। देखो, जब आप उसको नहीं छोड़ के जा रहे, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं डिसाइड किया है उस पर विश्वास करना है। अब जब डिसाइड कर लिया है तो अपने विश्वास पे बने रहो, जब तक कि वो प्रत्यक्ष रूप से दोबारा आपको धोखा नहीं दे देता। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, बातें तो बहुत है मन में पर कमेंट बड़ा हो जाएगा। मैं और मेरी देवरानी में आपस में नहीं बनती, क्योंकि हम दोनों को लगता है कि सास ससुर भेदभाव करते हैं। उसे लगता है हमारे लिए ज्यादा करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए। अब हम एक दूसरे से बात नहीं करते। आप बताएं क्या ये सही है? मेरा मन उससे बात करने का नहीं होता। देखो, अगर मन ही नहीं मिल रहा तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि उसको लगता है आपके लिए ज्यादा कर रहे हैं, आपको लगता है उसके लिए, तो आपको गुस्सा होना चाहिए दोनों को उनसे, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, आप आपस में लड़ मरे। नहीं मिलती वाइब्स कई बार, जबरदस्ती भी करोगे तो भी नहीं मिलेंगी, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ना, तो वो ज्यादा सही होती हैं। अगर अभी नहीं मन है बात करने का, आप मत करो। नहीं रखना रिश्ता, अभी मत रखो थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद धीरे धीरे, अगर ये सच में गलत फहमी है तो भी, और अगर आपका बॉन्ड बनना ही नहीं होगा तो भी, क्योंकि जिस आदमी से वाइब्स नहीं मैच होती, आप जबरदस्ती उससे रिश्ता रखेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं।
नेक्स्ट, नमस्ते दी, मैं वही हूँ जिसकी शादी में स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम थी और मैंने जो अपने देवर से बात की थी उसकी वजह से मेरे हस्बैंड से मेरा रिश्ता बिगड़ गया। मेरी शादी टूटने की कगार पे आ चुकी है, मेरे हस्बैंड बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, तो मेरे पापा मुझे घर लेकर आ गए हैं और मेरे घर में भी कोई नहीं चाहता मैं उसके साथ रहूं। केस करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते किसी भी कीमत पर, लेकिन मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ, क्या करूंगी? आपके हस्बैंड नहीं चाहते, आपके घर वाले नहीं चाहते, फिर रिश्ता आपके अकेले के बचाने से ना तो बचेगा, और बच भी गया तो आपकी जिंदगी आधी से ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगी इसमें। अब ये मैं इन्वेस्ट कह रही हूँ, वो बर्बाद भी हो सकती है। ठीक है ना? तो एक आदमी अगर चाह ही नहीं रहा रिश्ता रखना तो आप उसके जबरदस्ती गले पड़ के कुछ नहीं पा पाएंगे। नेक्स्ट, मैम क्या डॉग्स के डर को मन से हटाने का कोई तरीका है? 2 दिन पहले मैं शॉप पर जा रही थी, अचानक से 3 डॉग्स आकर मुझ पर भौंकने लगे। मैं डर गई, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती रात को बाहर निकलने की, प्लीज बताएं। भैया ऐसा है, जानवरों का कुछ नहीं पता चलता। कुत्ते हुए, बंदर हुए, गाय हुई, गाय तो मारती ऐसे भी नहीं है, लेकिन बिदक जाए तो इनका कुछ भी पता नहीं है। जानवर जानवर ही होता है, वो कब बिदक जाए। अब जब पहली बार हमें लगा था ना बंदरों से हम अपने साथ के टीचर्स को ही नहीं बचा पा रहे, स्टाफ को नहीं बचा पा रहे, 2-3 बार अटैक हो गया स्कूल में इस तरीके से, तो मैं कई बार डिप्रेशन से मैं जाती थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बताते थे कि भाई उससे पहलवान, इनके एक नाना थे वो पहलवानी करते थे, लिटरली बंदर उनका कान ऐसे खा गया था। कह रहे वो पहलवान थे, तो तुम इस चीज में मत जाओ कि शरीर से कमजोर हैं हम तो इसलिए नहीं बचा पा रहे, तगड़े होते तो बचा लेते, ये वो। तो भैया वो जानवर है ना? तो ऐसे में रात में या तो अकेले निकलो मत, निकल भी रहे हो डंडा वंडा लेके लोग वॉक पे निकलते हैं, वो इसीलिए तो निकलते हैं कि थोड़ा सा उनको डर रहता है। दूसरी चीज, अटैकिंग मोड में भी ना बंदर या कुत्ते, इनको जब मांस मिलने लगता है ना, कोई मतलब ऐसे नमूने, मुझे इतनी तेज गुस्सा आती है। हमारे यहाँ भी थे, दोनों में प्रॉपर नॉन वेज करके उन्होंने कुत्तों को खिलाना शुरू कर दिया था, और उसकी वजह से वो ज्यादा अटैकिंग मोड में आ गए थे। इवन छोटे बच्चों को 1-2 को पकड़ के काट भी दिया जब उनको लग गई लत मांस खाने की। तो ऐसे ऐसे पशु प्रेमी भी इसमें आग में घी डालने का काम करता है, मन करता है बजाओ चांटे इनको। इतना प्रेम है, मुझे ये लगता है पशु प्रेम है, ठीक है, दुनिया उनकी भी है, ठीक है भाई। कहीं तुम एक लाइन खींचोगे या इंसान और बिल्कुल वो एक ही घर में या फिर गली में बस कुत्ते घूमेंगे, इंसान घूमेंगे नहीं, वहां जाके मेरे को इरिटेशन होती है। उसके बाद तुम्हें ये सब चीजें खिलानी है, अगर तुम्हें लगता है इतना बड़ा पुण्य है इनके लिए ये करना वो करना, उन्हें नॉनवेज खिला, अपने घर में रखो, पालो उन्हें, बांधो 10-12-20 कुत्ते, पूरा बढ़िया पालो मजे से, ढंग से दिखाओ फिर पशु प्रेम। अब तुमने पशु प्रेम में दोने में मीट रख के खिला दिया, आने जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को वो पकड़ रहे हैं, काट रहे हैं, फिर कुछ कह रहे हैं तो वो लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने तो अभी यहाँ पर जब हुआ था मैंने सीधे बोल दिया था, हमारी गली के नुक्कड़ पे खिला रहे थे, और यहाँ पर अपना गेट है, मतलब ऐसे अपना गेट है, यहाँ पर खिला रहे हैं जहाँ गली अंदर मुड़ रही है, ठीक है, और वहां पे खिला रहे हैं। पता नहीं बिस्किट था या कुछ था, मैंने मैंने उनको सीधे बोला, मैं स्कूल से आ रही थी, ऑटो से उतरी हूँ, मैंने सीधे बोला कि भैया इसको अपने घर पे आगे जहाँ आपका चबूतरा है वहां पे खिलाओ। तो क्या हो गया, गली तो है, मैंने कहा गली है, बच्चे आते हैं यहाँ से, आपको इनसे प्रेम दिखाना है, आप अपने घर के चबूतरे पे बिठाओ, खिलाओ, घर के अंदर खिलाओ, यहाँ नहीं पालो, फिर ये यहीं बैठते हैं कि यहीं पे इनको खाना मिलेगा। सीधे बोला मैंने, मुंह बन गया भैया, जा मुंह बना के, और यहाँ से दफा हो, मेरे बच्चे छोटे छोटे बस में से उतर के आ रहे हैं, मैं गेट पे खड़ी हूँ, नहीं खड़ी हूँ, वो आके गेट पे आ रहे हैं, पता लगा जी कुत्ते चिपट रहे हैं उतनी दूर में। तो इनका कुछ कर नहीं सकते, आपकी कुत्तों से कैसे बचेंगे क्या है, अपनी सेफ्टी जैसे रखनी है, या तो उस टाइम पे निकलो नहीं, या फिर डंडा वंडा अपना हाथ में लेके निकलो, और जो जिसकी वजह से वो बढ़ रहे हैं उस आदमी को भी थोड़ा टाइट करो। नेक्स्ट, डार्क सर्कल्स को कैसे कम करें? देखो डार्क सर्कल को आप कैसे कम करेंगे, आप कहीं भी लिखेंगे ना गूगल पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो मुझे पर्सनली लगता है कुछ ऊपर से लगाने से अच्छा, एक तो प्रॉपर नींद, प्रॉपर पानी, 2 चीजें हैं। आपकी नींद, अब आप कहोगे कि खुद 6.5 घंटे 7 घंटे सोती है, हमें कहती है प्रॉपर नींद, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा बन गया ना शेड्यूल,
तो ठीक है। अगर आपकी बॉडी को लगता है कि 8 घंटे की नींद काफ़ी है तो 8 घंटे सो, 10 घंटे की नींद चाहिए तो 10 घंटे सो, उससे कम सोओगे पड़ेंगे। दूसरी चीज़, आपकी स्किन को जो सूट कर जाए चीज़ें अंडर आई के लिए, उसको बार बार स्विच मत करो। अगर बिल्कुल अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा है, अगर ड्राई स्किन है, ये DIY वाला जो ग्लिसरीन वाला सीरम है ये लगाओ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे अंडर आई के लिए क्योर स्किन ने भी क्रीम सजेस्ट करी थी, स्टार्टिंग के दिनों में मैं लगाई, अभी मैं कुछ नहीं लगाती हूँ अंडर आई के, केवल और केवल ग्लिसरीन वाला सीरम एंड पानी पहले से ज़्यादा पीती हूँ और आराम अपना वही जो भी नॉर्मल है, तो काफ़ी फ़र्क मेरे डार्क सर्कल्स पे पड़ गया। तो इट नॉट अबाउट कि ये प्रोडक्ट लगाओ या ये नहीं लगाओ, बात ये है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। और दूसरी चीज़ थोड़ी सी केयर, केयर में यही है, स्टार्टिंग में जब सीवियर है या जब कुछ भी नहीं आपने ट्राई करा तो एक कोई प्रोडक्ट जब तक सही से समझ में ना आ जाए आपको देखना पड़ेगा। सारे अच्छे अच्छे ब्रांड की अंडर आई क्रीम भी है, लेकिन मेन वही है, तो हाइड्रेशन वैसे भी रखो, और अगर ड्राई स्किन है तो ग्लिसरीन बेस्ट है, ग्लिसरीन वाला सीरम बना के लगाओ और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बाकी खीरा घिस सकते हो, आलू घिस सकते हो, आलू का रस लगा लो, खीरे का रस लगा लो, आइस क्यूब में इनको जमा के लगा लो। कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है, थोड़ा थोड़ा भी करोगे फर्क दिखेगा। नेक्स्ट दी, मैं अपनी देवर देवरानी की बहुत हेल्प किया और जब उनके पास पैसे कमाने का जरिया बना तो अब बात नहीं करते, इल्जाम भी लगाते हैं। यही दुनिया है बहन। बस ये सोच लो कि एक बार धोखा उठाना था, उठा लिया, अगली बार उन पे भरोसा मत करना। नेक्स्ट, मैम प्लीज मेरा रिप्लाई दीजिएगा, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ 4 साल से, बट आपसे बहुत मोटिवेट हूँ। मेरी सास मुझे मेरे माँ बाप की गाली देती है, हर बात में उन्हें जवाब भी दे देती हूँ, बट मैं फिर भी वो दोबारा यूज़ करती है, बट मना करते हैं बात ना करूँ, बट घर में रहते करनी पड़ती है और मैं थक चुकी हूँ उनकी बातों का जवाब देकर, बट सुना भी नहीं जाता। हर बार सोचती हूँ कि नहीं जवाब दूंगी तो चुप हो जाएंगी, बट जब मेरे और मेरे माँ बाप के बारे में बोलती हैं गुस्सा आता है, मन करता है घर से बाहर कोई काम करूं, बट मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे सिलाई का बहुत शौक है, टाइम नहीं मिलता, थकावट हो जाती है। कुल मिला के कलेश का माहौल है, जब तक बोल नहीं रही हो वो चुप भी नहीं हो रहा है, इसलिए कई बार सुनो और कई बार अवॉइड कर दो, वो वाला प्रश्न भी आपके साथ नहीं चल रहा। तो कुल मिला के घर में कलेश है और आप चाह के भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही हैं, लेकिन जो आप कह रही हो कि बाहर जाके आपका मन करता है काम करूं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, तो आप बाहर जाने के लिए घंटे कैसे निकालेंगी जब आप घर में जो सिलाई का काम आप कर सकते हैं आप उसके लिए घंटे नहीं निकाल पा रही या एनर्जी नहीं मैनेज कर पा रही। तो अगर आपको एक काम है आपके पास सिलाई का, आप उसमें थोड़ा सा भी लगेंगी तो ऑब्वियसली आपका दिल दिमाग एनर्जी जब इधर लगने लगेगा तो कहीं ना कहीं उनकी बातें आपको कम चुभेंगी, है ना। अपना ऑप्शन यही रख सकते हो। और दूसरा ये है कि जब आदमी आपको एक पैटर्न समझ में आ गया, बोलने के बाद ही चुप होगा, तो फिर बोलते ही रहो, फिर थको मत, बोलने एक बात बोलो, देन कमरा बंद करके अपने कमरे में बैठो, सिलाई मशीन चलाओ या फिर छत पे जाके जो भी है, कुल मिला के उनकी आंखों के सामने से जहाँ से उनकी आवाजें सुनाई ना दे ऐसी जगह कट लो अपना काम जरूरी जरूरी निपटा के, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो दी, आप शायद मुझे पहचान पाओगे, मैं वही हूँ जिनके लिए आपने इनफर्टिलिटी वीडियो बनाई थी। जब जब प्रॉब्लम में फंस गई हूँ आपके जवाब से सहारा मिला। अभी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज 34 है, स्टेट PCS की तैयारी करना चाहती हूँ, लगता है कि कुछ खालीपन है जिंदगी में, मन में आता है कि कोशिश करने से शायद गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर हो पाएगा, लेकिन एज के लिए सेल्फ डाउट बहुत आता है। बेटी 2 साल की है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, सोती भी कम है, घर में काम करने वाला कोई भी नहीं है, सब कुछ अकेले करना होता है, कैसे बेटी के साथ प्रिपरेशन कर पाऊँ, प्लीज रिप्लाई। देखो अभी आप सिर्फ सोच रही हो इसलिए भारी लग रही है, जब आप फॉर्म भर दोगी, ट्यूशन पढ़ोगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, और पढ़ना शुरू करोगी, रास्ता अपने आप आगे आगे धीरे धीरे बनता जाएगा। जब हम शुरू नहीं करते ना तो ऐसे ही डर लगता है कि कैसे होगा। रही बात लड़की की, हर बीतते साल के साथ जब आप उसको ट्रेंड करती रहोगी वो कंट्रोल में आएगी, धीरे धीरे नियंत्रण अपने चीजों पर करना वो सीखेगी। अभी 2 साल की है इसीलिए ऐसी है, ठीक है। तो अगर आपका मन है तो जस्ट स्टार्ट, अब ज्यादा सोचो मत कि कैसे होगा, स्टार्ट करो। नेक्स्ट, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, पिछले 3 साल से मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर है और मैं गेस्ट टीचर हूँ, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, पिछले 8 साल से मेरे देवर
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अब उनकी जॉब नहीं लग रही तो हम क्या करें। टोटल खर्चा मेरे हस्बैंड उठाते हैं। शादी भी देवरानी को 3 साल हो गए, उसे भी बीएड करवा दिया, लेकिन ये दोनों प्राइवेट जॉब करने को तैयार नहीं। मेरी देवरानी घर पर रहती है, दिन भर दोनों टाइम खाना बना लेती है, पर मुझसे बात नहीं करती सही से। मेरी दादी सास को भी वही अच्छी लगती है, हम दोनों जॉब करते हैं, फिर भी हमसे ज्यादा उनको प्यार करती है। अलग होने को बोलूं तो हस्बैंड अलग नहीं होना चाहते। हमारी एक बेटी भी है 4 साल की। अब ये चक्कर है ना, एक जो टॉक्सिक माहौल है ना, वो आपको फील हो रहा है, लेकिन आपके हस्बैंड को कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है कि भाई दोनों टाइम का वो खाना बना ले रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक सहारा भी मिल रहा है। दूसरी चीज है, बना ले रही है, आपसे ढंग से बात नहीं करती और बदतमीजी भी नहीं कर रही। रही बात दादी सास की कि वो उन्हें ज्यादा प्यार करती है, वो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, उनको खाना बना के दे रही है, इसलिए उनको वो अच्छी लग रही है। आप ज्यादातर टाइम बाहर रह रहे हो, इसलिए उनका और आपका कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा। तो इट्स ओके, अगर ज्वाइंट फैमिली में साथ रह के आपका काम चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं सुख सुविधा मिल रही है खाने की, उनको कहीं ना कहीं सुख सुविधा मिल रही है पैसे की, तो ऐसे मिलजुल के अगर परिवार चल रहा है, देन लेट इट बी। ठीक है। बाकी अकेले अपनी गृहस्थी आज नहीं तो कल आपको चलानी पड़ेगी। तो हस्बैंड से कहते रहो, जब वो आराम से मान जाए कि चलो चलते हैं अब कर लेते हैं, तब करना। इस चीज के पीछे कहना लठ लेके मत पड़ो कि नहीं अभी 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 अलग होना। नेक्स्ट, मेरा बेटा बहू अपना फ्लैट ले रहे हैं, हमें अपने साथ रहने को बोल रहे हैं, क्या हमें जाना चाहिए। मेरा एक ही बेटा है, वो शादी के बाद से ऑफिस के पास रेंट पर रहता है, हमारा घर सही इलाके में नहीं है। यदि हम उनके साथ जाएं तो किस हिसाब से रहें जिससे प्यार बना रहे। बहू आईटी सेक्टर में जॉब करती है, शादी को 4 मंथ हो गए हैं, बहू भी अच्छी है, प्लीज आंसर दें। देखो चले जाओ वहां पर, लेकिन जो तुम्हारे घर के यहाँ पर हैं नियम कायदे या अपनी लाइफ के जो रूल बनाए हैं, वो अपने तक रखना। है ना, आईटी सेक्टर में जॉब करती है, वो चाह के भी एक होम मेकर या नॉर्मल वर्किंग मॉम की तरह घर गृहस्थी को संभालना या सारे नियमों का पालन करना वो नहीं कर पाएगी। ये मान के चलो कि आपकी और आपके पति की एक अलग दुनिया है और बेटा बहू की एक अलग है। दोनों जस्ट टाइम मिलें, बात करें, ठीक है। आपसे सलाह मांगे, दे दो, बिना मांगे मत देना। आपको कुछ अलग खाना है, परहेज का खाना है, कुछ करना है, अपने आप कर लो। नहाना है, धोना है, पूजा के बाद खाना है, ये सब नियम ना बस अपने तक रखना। उस पे नहीं अप्लाई करोगी या उसको ना करते देख के इरिटेट नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी वो साथ जाएंगे अकेले, तो ये नहीं क्यों क्यों जा रहे हैं बता के, मतलब कुल मिला के वो सास वाला रोल मत प्ले करना। माँ बाप की तरह रहो कि ठीक है यार, मतलब जैसे छोटे बच्चों के साथ हम रहते हैं ना, हम उनके लिए जो कर पाए कर देते हैं, हम उनसे उम्मीद नहीं रखते कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो बिल्कुल सही चलता है साहब। तो सेम आपको रखना है कि आप उनके लिए जो बन पड़े करने का आप कर देना। बाकी उनसे उम्मीद मत रखना कि वो ये करके देंगे वो करके देंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा आपका रिश्ता रहेगा। क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ आपके आने से उनका कोई एक्स्ट्रा काम बढ़ा नहीं है, उल्टा एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो गया। ठीक है ना, तो लंबे समय तक आप लोग राजी खुशी रह पाओगे अपने परिवार में। आईज मेकअप का वीडियो का लिंक देना, मिल नहीं रहा है। आई मेकअप तो मैंने आज भी किया हुआ है, देखो मैंने लैशेस लगाई हैं, आपने देख लिया होगा वैसे क्या देखो। लेकिन मतलब इस पे मिलेगा आपको, जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता वाले चैनल पे मिलेगा, वो लिव लाइफ इजी पे नहीं मिलेगा। उसमें है 3-4 मेकअप वीडियोस मैंने जब बनाए थे, और लास्ट मैंने आई लैशेज ना मेकअप वीडियोस में लगाई थी। हुआ ये कि ये लैशेज मेरी ली हुई रखी थी नई, जो मैंने उस टाइम पे लगाई थी वो तो मैंने फेंक दी थी, खराब हो रही थी। और मैंने अलग से लिया था ग्लू उसके लिए, कि ये वाला ग्लू मैंने वीडियोस देखती थी कि वो काम नहीं करता, अलग से लो। और मैंने ना 200 रुपए का ग्लू लिया था अलग से, जहाँ पे जॉली वाला जो मेरठ में है, कई लोग जानते होंगे, वहां पे सामान उसका बहुत बढ़िया मिलता है। और आज जब मैं थोड़ा सा क्लटर हटा रही थी ना, तो मैंने सोचा, मैंने इतने साल हो गए रखे हुए इनको, 4-5 साल से ज्यादा, शायद 6 साल हो गए होंगे, मेरा काम तो ये करेगा नहीं और अब इसको फेंक देती हूँ। लेकिन मैं हॉल वीडियो के लिए तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा कि फेंकने से पहले एक बार ट्राई करती हूँ। ये मेरा पैटर्न है, नेल पेंट या लिपस्टिक या कुछ भी मैं फेंकती हूँ ना, तो उससे पहले मैं एक बार देखती हूँ कि उसकी फाइनल कंडीशन क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको फेंकने से पहले एक बार लगा के देखते हैं, टाइम था ही, घर पे थी, शाम का टाइम था, तो मैंने लगा के देखी एंड ये लग गई, तो काम कर गया भाई।
इसलिए हो गया। बाकी हाँ, आपका क्वेश्चन की वीडियो मिलेगा जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता पे, मेकअप ट्यूटोरियल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता, ऐसे करके टाइप करना तो मिल जाएगा। नेक्स्ट, यदि इस वीडियो को सास देख रही हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी सास अपने लड़के एंड बहू को दूर ना करे, क्योंकि बहू या लड़का किसी और के साथ जा सकता है, इमोशनल नहीं जुड़ पाते एक दूसरे से, ये वही है। नेक्स्ट है PICA मतलब अनयूजुअल, ना खाने वाली चीजों को खाने का मन होना, ये आयरन की कमी से है, CBC टेस्ट करा लो, ज्यादा कम हो तो इंजेक्शन आयरन कैप्सूल एंड 1 टैबलेट एल्बेंडाजोल। ये उनके लिए है जो कह रही थी कि मेरा वो खाने का मन करता है मिट्टी। नेक्स्ट, मैम हेलो, मेरे घर का माहौल स्पेशली समर में बहुत खराब करता है, मेरा घर खाने का दौड़ता है, इतनी गंदगी, आसपास खाली प्लॉट है, 3 साइड, एक साइड घर है वो भी अब खाली है, कभी कभी कोई आता है, बाहर रहते हैं सब, तो समर में स्नेक्स दबाकर, और घर में लिजर्ड्स इतनी, कोई इधर कोई उधर, इस बार तो नीचे फर्श पर एक आध बार तो पैरों के नीचे आकर मर गई है। ये तो चलो ऐसा है, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, बट जो कर सकते हैं वो सुनो आप। हर रूम में कपड़े ही कपड़े, कोई भी रूम खाली नहीं, मेरा दम घुटता है, जितना भी कर लूं पता नहीं क्यों समझते ही नहीं। इवन मेरी बेटियां भी स्कूल से आके यूनिफॉर्म का एक हिस्सा कहीं, एक बैग कहीं, सुबह फिर ढूंढो। कमेंट लंबा हो गया बट मेरी बात पूरी नहीं, घूम फिर के बात यह है कि घर में हाइजीन तो छोड़ो, वैसे भी सफाई नहीं रखते और मेरा रहना मुश्किल हो जाता है। देखो ऐसा है, जिसकी प्रॉब्लम होती है ना, क्योर उसी को ढूंढना पड़ता है। आपके घर में और किसी को गंदगी से दिक्कत नहीं हो रही, आपको हो रही है, तो भैया इलाज भी उसका आपको ही करना पड़ेगा। लिजर्ड वगैरह के लिए है, अब तो लिजर्ड स्प्रे भी आने लगा, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था मुझे, उस पे फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है ना। वो नहीं भी है ना, तो मुझे जो समझ में आता है ना, उनके आने का अगर आप रास्ता ब्लॉक कर दें तो काफी हद तक, बजाय आने के बाद उसे मारे भगाएं, उससे बढ़िया आने का रास्ता जहां जहां है। और अब पता है मीशो पे जाली ऐसे चिपकने वाली भी मिल रही है, कि उस पे मैग्नेट ऐसे करके लगा दो, बस वहां साइज मैच करना है, तो वो अमेजोन पे मुझे लग रहा है साइज भी आपको मिल जाएंगे, 2-4 रुपए महंगी मिलेगी। जहां तक हो सके लिजर्ड या स्नेक्स जहां से आने के रास्ते हैं, अगर आप वहां पे ब्लॉक करती जाएंगी धीरे धीरे, कि हवा आती रहे लेकिन ये जीव ना आए, तो कमी होएगी अपने आप। और दूसरी चीज कि बच्चे जो फैलाते हैं एंड ऑल दैट, देखो जिस कमरे में आपका सबसे ज्यादा समय बीतता है, उस कमरे को आप दिन में एक बार जरूर साफ कर लें, 2 बार कर लें, बाकी पूरे घर में आप एक राउंड लगाएं, ठीक है। तो बाकी ये है कि घर पूरा साफ नहीं हो रहा, जहां आप बैठी हो जो आपको परेशानी है, कम से कम वहां आपको सुविधा हो जाएगी कि एटलीस्ट मैं इतना कर सकती हूँ। बाकी जिसको परेशानी है गंदगी से, सफाई वही करता है, फिर बाकी लोग फैलाते रहते हैं। तो या तो आप भी गंदगी की आदत डाल लो देखने की, या फिर जब परेशानी हो रही है तो भैया सफाई करो, 10 बार करो, बच्चों को कहते रहो। नेक्स्ट, मैम मेरा गोल्ड चेन छीन लिया, मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या करूं, 2 लाख चला गया, हुक हो गया, मन कर रहा है कुछ कर लूं, फिर आपके कुछ करने से आपके 2 लाख रुपए वापस आ जाएंगे परिवार में? अरे भैया जिंदा रहोगी तो 2 लाख फिर जोड़ लोगी, फिर बना लोगी। ये मान के चलो, जब ऐसा कुछ होता है ना कि आपकी जान बच गई, आपके सामान पे गई बात, सामान के साथ कि मैं जान दे दूं, बहुत ही बेकार बात, ठीक है ना। आप सोच के चलो कि आप मर गई, आपने कुछ कर लिया, उससे होगा क्या? चेन वापस आ जाएगी आपकी? एक चेन नहीं हुई तो हम जीवे ही ना, ये क्या बात हुई? ये मान के चलो अपने मन को समझाने को कि हो सकता है आपकी जान पे बात थी, लेकिन अब आपके केवल उस पे ही रह गई कि भाई पैसों का नुकसान हो गया, जिंदा रहोगे पैसे और कमा लोगे। नेक्स्ट, मैम आज मेरा ऑर्डर आ गया परिवीक्षा अवधि कंप्लीट होने का, चलो बढ़िया हो, मुबारक हो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था 5 मंथ पहले, वर्क भी किया, व्लॉगिंग चैनल था, मैं मोटिवेशनल कंटेंट डालती थी, पर 15 जुलाई को अचानक चैनल यूट्यूब की तरफ से डिलीट हो गया और मैसेज आया कि आपका चैनल यूट्यूब पॉलिसीज के अगेंस्ट है, अब मैं नया चैनल बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं बना सकती हूँ? अगर है तो मुझे ओनली आईडी चेंज करनी होगी या फोन नंबर भी? दोनों ही चीजें चेंज कर दो मेरे ख्याल से, ईमेल आईडी तो चेंज होगी, बाकी
फ़ोन नंबर भी अगर हो सके तो चेंज ही कर दो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा HTET TGT SST का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। आई एम 39 ईयर ओल्ड। बस अब स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकें तो प्लीज़ बताएं। कुछ आपसे शेयर करे बिना खुशी अधूरी है। शादी के 17 सालों में बहुत कुछ झेला है पर हिम्मत नहीं छोड़ी। आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। आपने कहा था कि कहीं तुम प्रॉब्लम मैनिफेस्ट तो नहीं कर रही। मेरा माथा ठनका। मैंने कभी इस तरह से पहले कभी सोच कर नहीं देखा था। मैनिफेस्टेशन से काफ़ी कुछ सही किया है मैंने। थैंक यू दी। आई एम वेरी ग्लैड कि सब कुछ सही होना शुरू हो गया आपके लाइफ में। नेक्स्ट, थैंक यू सुनीता जी फॉर योर रिप्लाई। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं बट ब्लेसिंग्स भी बहुत हैं। हमने अभी मार्च में न्यू घर लिया था और जून में मूव इन कर लिया था। हमारे यहाँ दिल्ली में घर लेने से पहले ससुराल में बात की थी कि गोरखपुर में लेते हैं। उस वक्त उन लोगों ने कुछ क्लियर नहीं कहा। हमने अपना अमाउंट फिर यहाँ अपना घर में इन्वेस्ट कर दिया तो उन सबका मुंह बन गया। अब वो लोग वहाँ घर लेने को बोल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? मना कर दो, अब पैसे ही नहीं, एक ही जगह तो बना पाओगी। नेक्स्ट, हाय दी, मैं कल्पना। मैंने 230 एपिसोड में कमेंट किया था जो आपने पढ़ा नहीं। अगर हो सके तो मेरा कमेंट पढ़ लीजिए और मेरे कमेंट का आंसर दीजिए। हाँ, ये है आपका कमेंट कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छे से पढ़ाया दिखाया, ये इसलिए छोड़ा गया था कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो मैं आज भी नहीं पढ़ पाऊंगी इसको। मैं अगर मेरा कोई एपिसोड छोटा बैठा तो मैं पढ़ूंगी। ये बहुत लंबा हो रहा है और सही बताऊं तो अभी टाइम ना लगभग 11:45 का हो रहा है क्योंकि मैंने अभी हॉल वीडियो भी शूट करा था ना। तो आपका ये इस सेम आईडी से ना आप बस एक छोटा सा लाइन अगले में लिख देना इस वाले में, तो मैं ऐसे ही टैप करके वापस 230 वाले पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे, अपनी बड़ी बहन की तरह। थैंक यू जी। अब आ गया फिर से ये मेरे हस्बैंड का ट्राइपॉड का। मीशो पे लेटर क्या है, क्या ये सेफ है? मैंने ना इसको कभी ट्राई नहीं किया है लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ ज्यादा फर्क वरक होगा नहीं। आपके पैसे अगर वो बाद में ले रहे हैं जैसे अमेजोन पे लेटर होता है उस तरीके का ही होगा और उसमें एक लिमिट है, शायद 150 रुपए लाइफ टाइम का कुछ होगा ऐसा कुछ। तो इतना ज्यादा वो मतलब ये मान के चलो भैया ये साइट्स हैं, इधर से पकड़ोगे कान उधर से ले लेंगी, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि कोई अपने पल्ले से तुम्हें देगा, है ना। तो मेरे को नहीं पता है इसका, सही से मैंने ट्राई ही नहीं करा क्योंकि उसमें दोबारा कुछ मुझे लग रहा है उसमें दो अलग से कुछ और चीजें डालनी थी, वेरिफिकेशन होना था, तो मैं पढ़ी नहीं उस चक्कर में। नेक्स्ट, हेलो दी, नमस्ते। आपका जवाब सुनकर अच्छा लगा। मैं वही हूँ जिसने कहा था कि कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी और इतने हेक्टिक लाइफस्टाइल में सब मैनेज हो रहा है। ये सब आपके मोटिवेशन है कि स्कूल ट्यूशन एंड स्पोकन क्लासेज होमवर्क के बाद भी सब मैनेज हो रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन बड़ा हो गया थी, शॉर्ट करने का ट्राई किया पर पढ़ लेना। गुस्से में मेरे हस्बैंड बाहर वाले रूम में ही सो रहे हैं, उनको अंदर अब भी बुलाऊं या उस दिन बहुत बोला था? ये 2-3 महीने में ऐसा करते रहते हैं, अभी रहने दो, आनंद लेने दो उन्हें गुस्से का। नेक्स्ट मैम, मेरा भी मैसेज मिस हो गया, लास्ट तो लास्ट वीडियो में था, रिप्लाई प्लीज। ये वाला तो मैंने दिया था कि जब मूड खराब होता है तो लाइफ की प्रॉब्लम साथ में याद आ जाती हैं, ऐसा क्यों? ये मैंने दिया है जवाब, आपने सुना नहीं इसका मतलब। शॉर्ट में बता दूं, पढ़ ही लिया है तो, कि इसमें यही था कि जैसा आपका मूड होता है वो उस तरीके की भावनाएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं। तो मूड खराब है तो इसलिए मूड खराब होने वाली बातें और याद आ रही हैं। उसी टाइम आप कोई हंसने वाली या लाइट कर देने वाली चीजें या म्यूजिक सुन लो, आपका मूड लाइट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मैम, बच्चों को टिफिन में फ्रूट्स कैसे काट कर दें जिससे वो ब्लैक ना हो? बनाना एप्पल ब्लैक हो जाते हैं, पपाया का स्वाद चेंज हो जाता है। देखो मेरे बच्चों के में तो बहुत ज्यादा नहीं होते, जितना एयर टाइट कंटेनर होता है, मेरे वाला जो डब्बा है वो बिल्कुल एयर टाइट है, अलग स्टील का इतना बड़ा, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं चेंज होते, एकदम फ्रेश रहता है कटा हुआ फ्रूट भी। ठीक है, बाकी उसमें कहते हैं कि नींबू का रस लगा दो ऐसे करके, तो वो नहीं होते। आप DIY सेक्शन में जाके या चैट GPT पे या गूगल पे सर्च करना कि कटे हुए फलों को काला होने से कैसे बचाएं, तो वो आपको दे देगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने ऐसे काटा एंड देन उसको वापस ऐसे सेट करके रखा, जितना ढक्कन बंद हो जाए उतना, तो उससे भी है। या फिर आप जो रैप आता है, जो मतलब प्लास्टिक वाला रैप नहीं आता सॉफ्ट सा, काटने के बाद आप उसको फिल्म को चढ़ा दो उसके ऊपर,
जब बच्चे को खाना होगा तो वो उतारेगा, खा लेगा, लेकिन वो पपाया वगैरह पे नहीं काम यहाँ पर। तो छोटी सी डिब्बी अलग से रखनी शुरू कर दो, चाहे तो एयर टाइट बिल्कुल हो, तो वो फिर चल जाएगी। नेक्स्ट, हाई दी फेशियल के लिए कुछ अच्छा सजेस्ट करिए जिससे हेयर मोड़ ना आए और पेनफुल ना हो और कोई साइड इफेक्ट ना हो, थैंक यू दी एडवांस। देखो सारी चीजें नहीं होती, ये थोड़ा थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा लगातार। और दूसरा क्या है, मैं जैसे अब मेरा फेशियल हेयर है जो इससे आया था, अगारो से फेशियल हेयर रिमूवर, मैंने वो ट्राई करा था, अच्छा है। बट मुझे पर्सनली जो है बिल्कुल वो यहाँ से ना, मतलब एकदम ऐसे साफ करना, फिर वो थोड़े देर बाद हल्के हल्के उगते हैं कुछ दिन बाद, तब आपको लगता है। और दूसरा एक ये रहता है कि वो कहीं बम्प्स ना बन जाए जब आप ऐसे लगातार बालों को रिमूव करते हैं, तो कई बार ऐसा नहीं होता वो जड़ में कुंठित से हो जाते हैं, वो चीज ना हो जाए। और दूसरी चीज, मुझे इतना बॉदर नहीं करते मेरे चेहरे के बाल, पता नहीं क्यों, ठीक ही लगता है उनके साथ भी, तो मैं फिर क्यों हटाऊं जबरदस्ती, ये वाली चीज है। ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो वो फेशियल हेयर वाला जो रेजर है वो सही काम करता है, दर्द भी नहीं है और साइड इफेक्ट की भी ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं अब अपने हाथ पैरों पे मैं लगातार रेजर यूज कर रही हूँ, किसी ने पूछा था कि इनका ये बताओ, सब कहते थे रेजर से ऐसे बाल सख्त आएंगे, ये आएंगे, वो कुछ नहीं होता, जैसे नॉर्मल पहले बालों की ग्रोथ थी सेम है, बिना दर्द के। और कभी भी ऑन द गो आप अपना हेयर रिमूवल कर लो, तो मुझे तो रेजर बेस्ट लगे हर चीज से ज्यादा। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग सुनीता जी, वेरी हार्ट फेल्ट कनेक्टिविटी आई फेल्ट व्हेन यू आर रिप्लाइंग लाइक समवन इज रियली टॉकिंग टू मी। आई थॉट you are a teacher so will be aware of the terms neurodivergent and neurotypical, but it's okay. What I meant was my son is neurodivergent, means he is an autism spectrum, and I have a little daughter who is like other kids. She is very brilliant, but as she is younger, so she also needs my attention and energy. But being elder son on autism spectrum, I have to put my energy on elder kid also, and now I do not have that much energy to justify the needs of both separately. I go on guilt trip so many times in a single day. I and my husband are on continuously stress from so many years, and now both are unable to deal the situation. I left my job thinking that he can handle the expenses and I will work on kids, but now he is also facing so much mental pressure in his job, and that thing also make me more stressed. And you are right, that fear that what will be future of my son, how he will manage his life when we will not be with him, always scatter us. Also, if financial issues if arise, then how we will manage is also a stress, as he is facing sleep issues, mental health issues, and getting weaker. Other day, my husband fell down in the washroom and was unconscious. Thankfully, I was present and I could handle it, but I got scared after that. Please suggest how can we save our mental health to become physically strong also, because now this thing is impacting us very badly and feeling helpless. And you said consider it is temporary, but I wish I could consider, but it is not temporary. Autism is a lifelong condition. We don't know how much we can improve it. Sorry for such a long comment. देखो टेम्परेरी मैं इसलिए कह रही थी, मुझे ऐसा लगा था कि शायद इसी तरीके का कुछ है, बट मैं कहूँ और फिर वो गलत निकले तो वो अच्छा नहीं लगता, इसके बजाय एडमिट कर देना ठीक कि आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द टर्म इज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि टेम्परेरी मैं अब भी कहूंगी, क्योंकि आपके बेटे की जो स्थिति है वो आपके अनुसार लाइफ लॉन्ग रहेगी, ठीक है, लेकिन आपकी बिटिया वो हो जाएगी सेल्फ डिपेंडेंट थोड़े टाइम बाद। तो जो अभी मेन प्रेशर है कि दोनों बच्चों को आप सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपने अकॉर्डिंग, वो प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। दूसरा, जो आपका बेटा है, अगर आपकी जो जॉब थी उसमें आप इतना मैनेज कर पाओ कि एक फुल टाइम अच्छी सी मेड आप उसके लिए रख सकते हो, एंड देन आप घर के खर्चे में भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है आपको जॉब पे चले जाना चाहिए। पूरी जिंदगी का चक्कर है लड़के का, ठीक है। अगर आप लोग फाइनेंशियली ही वीक हुए तो फिर आप उसके लिए बेहतर जो करना चाह रहे हो वो कर ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज, आपके हस्बैंड की तबीयत, अब सोचो, यही बात है ना, आपको डर लगा, वो बिल्कुल सही लगा, कल को कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि वो काम करने के लायक ना रहे, उनकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तब सोचो आप क्या करोगी। तो आपको ऑलरेडी आप सोच रहे हो आपको जॉब पे जाना इस टाइम पे, मुझे लगता है ज़रूरी है। चाहे वर्क फ्रॉम होम कर लो इस टाइम पे, लेकिन अपना
करियर रीस्टार्ट करो। आपका ध्यान बटेगा, आपका फाइनेंशियली जो बेस है वो मजबूत होगा, प्लस कहीं ना कहीं जब बिजी हो जाओगी ना उधर की साइड थोड़ा। और देखो बच्चों को, उनको मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही या मैं उनको वो नहीं दे पा रही जो वो डिजर्व करता है। देखो ये लोड ना कहीं जाके खत्म नहीं होगा, आप कितना भी कर लो, कहीं ना कुछ आपको लगेगा मैं ये और कर सकती थी। ऐसी स्थिति में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कि उनको बड़ा करने में एक्चुअली आप खत्म हो लिए। फिर बुढ़ापा बड़ा मुश्किल कटता है, और आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आनी थी या जो भी अचीवमेंट आप कर सकते थे, कुछ नहीं कर पाते, आप सिर्फ बच्चे ही पाल पाते हो अपने। जबकि फैक्ट यही है कि थोड़ा कम ध्यान भी दोगे, वर्किंग भी रहोगे, बच्चे फिर भी पल जाएंगे और बॉन्ड भी आपसे रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वर्किंग मॉम्स के बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, है ना। तो मेरा ख्याल से आपको अपना करियर रीस्टार्ट करने की जरूरत है इस टाइम पे। नेक्स्ट, हम जैसे लोगों को तो आपके दोनों चैनल की जरूरत है बहन। मैं तो सब्जी भी आपके रूटीन से बनाती हूँ। आज मैं अपने बेटे की आईडी से कमेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट, मैम आपने मेरा लास्ट क्वेश्चन रीड किया, थैंक यू, बट अब मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्या, या इसका कुछ सोल्यूशन भी है? देखो, ये जो होता है ना कि आपके घर में क्या थी, मैं पढ़ देती हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि अदर कास्ट से लव मैरिज थी, और अगर घर आती है मम्मी तो वो बार बार ताना देती है कि बेटी के घर नहीं जाते क्योंकि वो 10 बजे रात को जॉब से आती है। मम्मी खाना रेडी करके रखती है, वो खाती है और सो जाती है। भाभी के तानों को सुनकर मम्मी ने मेरे आना बंद कर दिया। हमने अपना घर खुद के पैसों से परचेज किया है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं मम्मी को ऐसा क्या बोलूं जिससे वो भाभी के तानों को इग्नोर कर सके? देखो, मम्मी को ना सीधे आपको ये बोलना चाहिए, आपकी बहू जो है वो इसलिए आपको आने पर रोक टोक लगा रही है क्योंकि उसका शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो आप अपनी मम्मी को सिर्फ ये कह के जगा सकती हैं कि पहले तुमने अपनी सास की सुनी कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, अभी आप सास हो तो अब बहू की सुन रही हो। अगर आपका खुद का मन नहीं है यहाँ आने का, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आपका मन है, सिर्फ बहू के तानों की वजह से आप नहीं आ रही, तो मुझे लगता है मम्मी आपको स्टैंड लेना चाहिए। और बात भी सही है, ये नहीं कि आपका मतलब ये कि उनको पेंच लगा दिया और वो जाके सास बहू लड़ रही है, नहीं। अगर मैं आपकी मम्मी के पर्सपेक्टिव को देखूं तो मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। ऑब्वियसली उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सास, पति, देवरानी, जेठानी, पता नहीं किस किस की सुन के ही रही होंगी, है ना। अब वो बहू की सुन रही है, क्यों भाई? अगर मेरा मन है मैं अपनी बेटी के घर जाऊं तो मैं जाऊंगी। नहीं जाते ये वो, तू इतनी बड़ी बुड्ढी है तो ये भी तो कह सकती हैं फिर कि बेटी के घर नहीं जाते, ये पुराना रिवाज मेंटेन करे, तो सास को भी तो फिर रसोई नहीं करनी चाहिए, फिर बहू आ गई भाई तू बना ले। वहां तेरे नए मॉडर्न जमाने चल रहे हैं कि सास तेरा खाना बना के रख रही है, सब कुछ कर रही है, बेटी के घर ना जाए, तेरी नौकरानी बन के रहे, है ना। तो ये गलत है। अपनी मम्मी को यही समझाओ कि पहले अपने से बड़ों की सुनी, अब अपने से छोटों की सुनूंगी, यही करती रहोगी क्या? आपका खुद का मन नहीं है तो बात अलग है, मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन सोच लो थोड़ा सा। यहाँ नहीं आना, मान लो बाजार जाना है, कहीं किसी ट्रिप पे जाना है धार्मिक, तो बहू को तो तब भी परेशानी होगी, तो रुकी रहेंगी। ये है। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे कमेंट्स के जवाब दे दिए हैं। अब जो दो बड़े बच्चे हैं, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अगर रख सकें, और उनको लास्ट वाले जो ये वाले में आप कमेंट करेंगे ना, थोड़ा सा उसमें लिख देना, तो वो मैं लास्ट कमेंट पे पहुंच जाऊंगी। अब मुझे आ गया देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। और अगर हाँ, अब मैं अपने लुक की बात कर लूँ क्योंकि बहुत कमेंट आएंगे, तो मैंने मेकअप करा है वो तो मैंने आपको बता दिया। आई लैशेस का ये साड़ी 300 की रेंज में मिली है मिंत्रा से, जॉर्जेट की है, इसी तरीके से ओम्ब्रे प्रिंट, साइड में देख लेना, इतनी प्यारी साड़ी है यार ये। इसके साथ ना ब्लाउज रॉ सिल्क का है, तो रेड कलर का ही है, मेरे पास तो रेडीमेड था तो मैंने पहन लिया, बाकी उससे आप सिलवा सकते हो, टैग कर दूंगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, किसी और के काम का लगे तो शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।